करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 9 के दो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कवर करेंगे। एक टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर और दूसरा कंपैरिजन ऑफ पार्टनरशिप विद अदर्स। लेकिन आगे चलने से पहले आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, कोई चीज़ समझ में ना आई हो। जी कोई क्वेश्चन? चलिए एक केस स्टडी अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि आई कैप में इस स्टाइल की इस चैप्टर में से केस स्टडी जो है वो टेस्ट करता है। क्वेश्चन 10 पेज 211 पे क्वेश्चन 10। आपको याद होगा कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था पार्टनरशिप की डेफिनेशन और उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आई कैप एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर एक केस स्टडी बनाता है जिसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन देगा किसी बिजनेस के बारे में और पूछेगा बताओ ये पार्टनरशिप है कि नहीं। हमने उसमें जितने भी उसने इंफॉर्मेशन हमें दी होगी वन बाय वन सबका एनालिसिस करना होगा और एंड में उसे ये बताना होगा कि हमारे ख्याल में ये बिजनेस पार्टनरशिप है कि नहीं है। उसमें ध्यान में रखिएगा आपका जो एंड पे कंक्लूजन होगा ना कि ये पार्टनरशिप है या नहीं, ये इतना अहम नहीं होगा। आपने जो इंफॉर्मेशन का एनालिसिस किया होगा ना क्वेश्चन में से पॉइंट्स निकाल के, वो ज्यादा अहम होगा, उसके आई कैप मार्क्स देगा आपको। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह का, उसी स्टाइल का ये केस स्टडी भी, जिसमें उसने हमें इंफॉर्मेशन दिया किसी बिजनेस के बारे में और एंड में पूछ रहा है बताओ ये पार्टनरशिप है कि नहीं। तो हम इसका एनालिसिस करेंगे हर इंफॉर्मेशन का। कह रहा है X has been carrying on textile business for the past few years। ये यहां तक इंफॉर्मेशन से हमें पता चला ये सोल प्रोप्राइटर है, एक ही पर्सन बिजनेस चला रहा है। He has recently met Y who is an expert in textile designing। वो Y से मिला जो कि एक्सपर्ट है टेक्सटाइल डिजाइनिंग में। अभी तक उसने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जिससे हम पार्टनरशिप की तरफ इशारा हो उसका। X and Y have agreed। यहां से अब वो हमें इंफॉर्मेशन देना शुरू कर रहा है। एग्री किया, क्या एग्री किया ये हमारे लिए एनालिसिस करना है हमें। Y would advise X on various technical issues and use his contacts for the benefits of the business। कि Y उसे एडवाइस करेगा और अपने क्लाइंट्स जो है उसको लेके आएगा, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस कराएगा, उसके क्लाइंट्स को बढ़ाने में उसकी हेल्प करेगा। और बदले में क्या होगा, Y would be entitled to 35% of the profit of the business। ये 35% of the profit को अंडरलाइन कीजिए, 35% of the profit। हम ये लिखेंगे पहला पॉइंट, Y is entitled to 35% of the profit। अब इसके ऊपर कमेंट कीजिए, क्या ये एक इंडिकेशन ऑफ पार्टनरशिप है? प्रॉफिट शेयरिंग इंडिकेशन ऑफ पार्टनरशिप है? यस है। आप ये लिखेंगे इंडिकेशन है। अच्छा फाइनल नहीं है, कंक्लूसिव नहीं है। कंक्लूसिव का मतलब होता है वो चीज जो फुल एंड फाइनल हो। ये फुल एंड फाइनल नहीं है कि वाई पार्टनर बन गया। क्यों? क्योंकि कुछ केसेस में पार्टनर प्रॉफिट शेयर हो रहा होता है लेकिन वो पार्टनर नहीं बनता। याद है एक्सेप्शन क्या थे? अच्छा एक सवाल से दूसरा सवाल जहन में आए तो आप लोगों से पूछ सकता हूं, मेरे भाई बताइए क्या एक्सेप्शन। हमने ये कहा कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग होगी ये एक गुड इंडिकेशन होती है कि वो बंदा पार्टनर है, लेकिन लाजमी नहीं है कि जिसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है वो पार्टनर हो। क्यों लाजमी नहीं है? इसकी कुछ एक्सेप्शन है, बताइए क्या एक्सेप्शन है? लैंडर ऑफ द मनी, विडो, माइनर। अच्छा इधर जाए, ये यही बंदे पकड़ने थे आपको। यहां पे जो टर्म्स लिखी जाती है ना, कीवर्ड्स होते हैं, उनको आपने याद करने के लिए इस्तेमाल कर लें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन एग्जाम में इस तरह नहीं लिखना, मार्क्स नहीं देगा। जैसे विडो या माइनर जहन में आ जाए ना लफ्ज, हमें पता चल जाता है इस एक्सेप्शन को कहना क्या जा रहा है कि अगर कोई पार्टनर था उसकी डेथ हो गई, उसका जो शेयर ट्रांसफर होना विडो को, तो वो पार्टनर नहीं बनेगी, उसको प्रॉफिट का शेयर मिल रहा होगा, पार्टनर नहीं बनेगी। लेकिन एग्जाम में आपने से कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में लिखना, सिर्फ विडो लिख देंगे उसे नहीं पता कौन सी विडो क्या है, उसको एक्सप्लेन करना। इसी तरह सिर्फ माइनर लिखने से कंसेप्ट पूरा नहीं शो हो रहा। आपको लिखना पड़ेगा माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। उसको प्रॉफिट का शेयर मिल रहा होता है लेकिन वो पार्टनर नहीं होता। तो ये एक जनरल पॉइंट था। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो पॉइंट बताया वो गलत है, नहीं, आपने अगर इस तरह याद किया होगा फौरी तौर पे बंदा इसी तरीके से बताता है, लेकिन लिखते हुए एहतियात करनी है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ठीक है। लिखते हुए आपने कीवर्ड्स नहीं बल्कि कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में उसको कंसेप्ट बताना है, जैसा बुक में लिखा हुआ है, जैसा बुक में लिखा, जैसा बोर्ड पे लिखा होता है वैसा नहीं। बोर्ड में तो ज़ाहिर है पूरा लेक्चर नहीं आ सकता, तो हमने सिर्फ कीवर्ड्स जो होते हैं उनको डिस्कस करना होता है, लिखना होता है और डिस्कशन करनी होती है। याद जो आपने करना है वो कौन सी लाइनें करनी है बुक में, सॉरी जो लिखना है। याद करने के लिए मटेरियल यूज कर सकते हैं, जो एग्जाम में लिखना है। तो चलिए पहले हमने फैक्टर ये डिस्कस कर दिया कि वो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, हमने कहा ये गुड इंडिकेशन है कि वाई पार्टनर होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है? कहता है however Y will not be required to bring any capital। अब ये कैपिटल को अंडरलाइन कर लें,
हम अब अपने आंसर में लिखेंगे वाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एनी कैपिटल। बताइए क्या पार्टनर के लिए कैपिटल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होती है? नहीं होती। तो हम कहेंगे इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए पार्टनर टू ब्रिंग कैपिटल। ठीक है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब है ये अभी भी वाई पार्टनर हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया कैपिटल वाला। पहला प्रॉफिट शेयरिंग वाला, उससे गुड इंडिकेशन मिल गई। दूसरे में कह रहा था कि कैपिटल नहीं ला रहा, इससे हमें वो ये दाव खेलना चाह रहा था हमारे साथ कि कैपिटल नहीं ला रहा ना तो ये पार्टनर नहीं बनेगा। हमने कहा नहीं, हमने पढ़ा हुआ, हमें पता है पार्टनर के लिए कैपिटल लाना रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम कहेंगे इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए पार्टनर टू ब्रिंग कैपिटल। इसका मतलब अभी भी ये पार्टनर वाई हो सकता है, बिल्कुल चांसेस यही है वो पार्टनर बन रहा है। अगली बात देखिए, आगे कोई और चीज लिखता है, however y will not be recorded, ठीक है, and will not take part in day to day affairs of the business। will not take part, इसको अंडरलाइन करना, यानी वो बिजनेस को मैनेज नहीं कर रहा, मैनेजमेंट में इंटरफेयर, इसमें भी हमें वही दाव खेल रहा है। हमें ये बताना चाह रहा है कि बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते तो उसका मतलब पार्टनर नहीं होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई पार्टनर तो हो लेकिन बिजनेस में पार्टिसिपेट ना करे? हम यही लिखेंगे, y is not taking part in management, however a partner is not required to take participation। उस पार्टनर को क्या कहते हैं? मैंने कल नाम बताया था कल के लेक्चर। हाँ शाबाश, स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर, ये या साइलेंट पार्टनर, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो अब ये तीनों, और तो कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ ना। अब बताइए इन तीनों पॉइंट्स की रोशनी में क्या वाई प्रोबेबली, अभी भी हम अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि कंफर्म नहीं बता सकते हमारे ख्याल में वाई पार्टनर है। कंफर्म क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि सारे एसेंशियल्स उसने मेंशन थोड़ी किए। अगर सारे एसेंशियल मेंशन करते तो हम कंफर्म होके बताते हैं। तो अभी और केस स्टडी में नॉर्मली सारे एसेंशियल मेंशन नहीं करता, हम कहेंगे वाई इज प्रोबेबली ए पार्टनर। ठीक है, एनालिसिस पता चल गया कैसे किया। क्वेश्चन के हर फैक्टर को निकाला हमने, लिखा और आगे बता दिया पार्टनर बनने के लिए जरूरी है कि नहीं है, ये पार्टनर बनने के लिए जरूरी है कि नहीं। ठीक, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं। अच्छा फर्ज कीजिए मैं इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट ऐड करता हूं। मैं कहता हूं कि y will never act as agent of x। y will never act as agent of x, या y will never contract with others on behalf of business, on behalf of x। एजेंट नहीं है। बताइए अब इसका एनालिसिस कीजिए, क्या अब y पार्टनर है? अब y पार्टनर क्यों नहीं है? क्योंकि एसेंशियल्स में था कि पार्टनर का एजेंट होना लाजमी है। अच्छा ये चीज में रखिए, इससे एग्री करते हैं ना, एजेंट नहीं तो पार्टनर नहीं, क्योंकि सारे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं, ये लाजमी है। हाँ एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है, बिल्कुल वो ये लाजमी है। एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना लाजमी है। अगर एजेंसी रिलेशनशिप उसने कह दिया ना कि एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो पार्टनर नहीं होगा। इससे एग्री करते हैं? अच्छा हम जरा एक फर्क सुने, नोट कीजिए। गिवन क्वेश्चन में वो एजेंसी रिलेशनशिप के बारे में साइलेंट है, तो आपने फिर भी कहा कि वो पार्टनर लग रहा है कि पार्टनर है। ये क्यों कहा? हालांकि एजेंसी रिलेशनशिप का तो जिक्र नहीं कर रहा। अजम्पशन, जिसके बारे में वो जिक्र नहीं करता वो हम एज्यूम करते हैं कि पूरा हो रहा है। और जब क्वेश्चन में ये पॉइंट ऐड कर दिया उसने कि वाई और एक्स के दरमियान में एजेंसी रिलेशनशिप नहीं होगा, अब चूंकि क्लियरली उसने कह दिया कि ये एसेंशियल मौजूद नहीं है तो हमने कहा पार्टनर भी नहीं है। फर्क समझे? एक एसेंशियल क्वेश्चन में होना ही ना, ये और चीज है। क्वेश्चन में उसका जिक्र होना और ये कह देना कि पूरा नहीं हो रहा, ये और चीज है। दोनों में फर्क समझ आया ना? तो आपने एनालिसिस उसी इंफॉर्मेशन का करना है जो केस में उसने कहा हुआ है, बाकियों के बारे में आपने अज्यूम करना है। अज्यूम दैट अदर कंडीशंस आर आल्सो मेट। इसी तरह का एक और केस आता होता है हमारे आगे चल के मर्केंटाइल लॉ की केस स्टडी में आएगा। वो कहेगा दो पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हाँ भाई तुम मेरा ये घर कंस्ट्रक्ट करोगे, पैसे एग्री ही नहीं हुए। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ये लिखा था कि ये भाई घर मेरा कंस्ट्रक्ट करेंगे, पैसे के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। बताइए मैंने इसे पैसे देने हैं कि नहीं? हाँ देने, कितने रीजनेबल अमाउंट, हालांकि लिखा नहीं हुआ था। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता क्या कि तुम मेरा घर कंस्ट्रक्ट करोगे, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना, पैसा कोई भी नहीं देना, अब मैंने पैसे देने हैं। तो देखिए क्वेश्चन में प्राइस का एब्सेंट होना इसका इफेक्ट और है, और मेंशन होना के नहीं अदा होगी इसका इफेक्ट और है। फर्क समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन में एजेंसी रिलेशनशिप या कोई और एसेंशियल एब्सेंट होना इसका इफेक्ट कुछ और है, इसमें हम कहते हैं पूरा हो रहा होगा, एज्यूम करते हैं। और क्वेश्चन में क्लियरली लिख दे एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा,
इसका इफेक्ट अब आप अज्यूम नहीं कर सकते, क्यों? उसने खुद से कह दिया। भी फर्क समझ आ रहा है ना आपको? चलिए इसी तरह आपने बाकी के भी जो 2-3 और केस स्टडीज हैं इसी तरह की, क्वेश्चन 9 भी यही है, 11 भी यही है, आपने इसको फिर अटेम्प्ट करना है। कौन से वाला? हाँ जी, एग्रीमेंट वाला। देखिए एग्रीमेंट तो है, लेकिन एग्रीमेंट तो बहुत सी टाइप का हो सकता है। उसने ये तो नहीं कहा कि वो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट कर रहे हैं। अगर एग्रीमेंट के साथ लिखता ना कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हो रहा है, तो फिर हम कहते हैं ये पार्टनर है, फिर तो हम कहते हैं क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते ही पार्टनर के साथ साइन है। एनालिसिस सारी इंफॉर्मेशन का कर लेते, लेकिन पार्टनरशिप का लफ्ज इस्तेमाल होने से हमें पता चल जाता है। ठीक है, वरना वो सिंपल एग्रीमेंट और भी लोन का भी एग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनर को एक पार्टनर बैंक के साथ बैंक से लोन लेता है अगर, तो क्या वो एग्रीमेंट होगा ना? वो क्या बैंक पार्टनर बन जाएगा? तो एग्रीमेंट बहुत से टाइप्स के होते हैं। बल्कि एक मुझे कल वाला क्वेश्चन याद आ गया, अगर एक पार्टनर अपना शेयर किसी दूसरे को बेच देता है, दूसरे को बेच देता है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, शाबाश, तो ये भी एग्रीमेंट होगा ना कोई चीज से? क्या वो दूसरा बंदा पार्टनर बन जाता? नहीं बनता। हालांकि एग्रीमेंट है, पार्टनर नहीं बनता। तो याद रखें, हर एग्रीमेंट लाजमी नहीं पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट और भी सेल परचेज के भी एग्रीमेंट हो सकते हैं, लोन लेने के भी एग्रीमेंट हो सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? आज के लेक्चर की तरफ चलें। अच्छा, कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये असाइनमेंट किए थे? असाइनमेंट नहीं किया? ये क्वेश्चन नहीं आपने पढ़े? अच्छा लेक्चर, अच्छा कोई बात नहीं। आज का लेक्चर तो आपको जल्दी मिल गया ना? हाँ, सुबह सुबह मिल गया लेक्चर। इसका मतलब है अब क्या करना है आपने, आज घर जाके, हाँ, लेक्चर, पिछले लेक्चर की भी असाइनमेंट, इस लेक्चर की भी करना है। ठीक है, बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपको लेक्चर जो है ना तकरीबन 2-3 बजे के करीब अगर हो सके तो मिल जाए करे, वो अच्छा है। बल्कि हम तो कुछ और भी कोशिश कर रहे हैं, अगर वो कामयाब हो जाए तो। चलिए बहरहाल, तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के आज हमने स्टडी क्या करना है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या पढ़ना है? टाइप्स। अच्छा याद आ गया मुझे, अगर आपको लेक्चर 1 के पास्ट पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की प्रॉब्लम हो ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो भी पूछ सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस लेक्चर, जो करंट चैप्टर चल रहा है ना उसमें से कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, लेकिन प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन ना पूछ। प्रीवियस चैप्टर का अगर पूछना है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, क्योंकि उसे क्लास, वो इंडिविजुअल स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, बाकी क्लास की ज्यादा स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट नहीं होता। करंट टॉपिक चूंकि सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चन आप कोई भी प्रीवियस लेक्चर का भी पूछ सकते हैं। तो आज पढ़ने जा रहे हैं हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की टाइप्स। टाइप्स किसकी? पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स की। फर्क है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कंसेप्ट हो रहा है, टाइप्स ऑफ पार्टनर कंसेप्ट हो रहा है। ऐसे ना, पार्टनरशिप अलग, पार्टनर अलग। पार्टनरशिप की 2 टाइप्स हैं, और पार्टनर्स की भी असल में 2 टाइप्स ही हैं। केस स्टडी में 2 ही यूज करता है, बाकी आपको पता है वो ऐसे उसकी एमसीक्यू में टेस्ट करने के लिए बाज़ का दूसरी टाइप, जैसे एजेंट की टाइप्स थी। एजेंट की बेसिकली तो सिर्फ एक ही जो मर्केंटाइल एजेंट होता है, सिर्फ वो आपने आगे चल के वही एप्लीकेशन सारी सीखी, लेकिन शुरू में कंसेप्ट सीखा था टाइप्स ऑफ एजेंट, जिसमें 4-5 टाइप्स उसने बताया, स्टॉक ब्रोकर और पता नहीं ऑक्शनर, वो आगे कहीं भी उसी तरह का कंसेप्ट यहाँ पे भी है टाइप्स ऑफ पार्टनर में भी। ठीक है, इसमें 6-7 टाइप्स बताएगा, उसमें 3-4 यूज होती है, बाकी यूज नहीं होती। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ, फिर कंपैरिजन पढ़ेंगे। किसका? पार्टनरशिप का। किसके साथ? अदर मतलब कंपनी के साथ, और को ओनरशिप के साथ। को ओनर पता ना किसको कहते हैं? को ओनर किसको कहते हैं? ज्वाइंट ओनर्स को, ज्वाइंट म्यूचुअल ओनर्स जो होते हैं एक प्रॉपर्टी के। आपको याद है ये कंसेप्ट जब कंपनी स्टार्ट कर रहे थे हम, चैप्टर 11 कंपनी लॉ, उसमें भी पढ़ा था कंपनी का पार्टनरशिप के साथ डिफरेंस, लेकिन उसमें उसने इस तरह कंपैरिजन फॉर्म में डिफरेंस नहीं दिया था, उसने सर्चरी स्टेटमेंट फॉर्म में डिफरेंस दिया था। कंसेप्ट वही है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, इनको कंपैरिजन की शक्ल में पढ़ेंगे। कंसेप्ट तकरीबन वही है, क्योंकि अच्छा इससे कंसेप्ट हमारा रिवाइज हो जाता है। कंपनी का कंसेप्ट भी कुछ 2-3 कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, और पार्टनरशिप को भी समझने में हेल्प मिलेगी। टाइप्स किसकी? पार्टनरशिप। अच्छा, ये रेफरेंस और असाइनमेंट वगैरह आपने नोट कर लिया ना? हाँ, बस ये नोट कर लीजिएगा, चाहे एंड में नोट कर लीजिएगा, पीछे ले लीजिएगा, लेकिन ये असाइनमेंट करनी है आपने। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की 2 टाइप्स होते हैं।
अगर हम किसी के साथ पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, मैं भाईजान के साथ मैं कहता यार आप अच्छे बंदे लगते हो, पैसे भी हैं आपके पास, हम दोनों मिलकर क्यों ना पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस करते हैं। उनका ठीक है सर बिजनेस करते हैं, बिल्कुल। हमारे पास एग्रीमेंट जब बन रहा होगा, हम चाहें तो इस पार्टनरशिप की एक एक्सपायरी डेट डिसाइड कर लें या टाइम डिसाइड कर लें, ड्यूरेशन डिसाइड कर लें कि ये हमारी पार्टनरशिप इस टाइम तक के लिए होगी या इस वक्त तक के लिए होगी। चाहे तो टाइम डिसाइड ना करें, हम कहीं पार्टनरशिप चलाएंगे। अगर हम एग्रीमेंट करते हुए ये तय कर लें कि ये पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक पीरियड या स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो इसे कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो कि पर्टिकुलरली जो हमने स्पेसिफाई किया होगा उतने टाइम या उस पर्पस के लिए होगी, उसे क्या कहेंगे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और अगर पार्टनरशिप में तय ना किया जाए कोई स्पेसिफिक पीरियड या पर्पस, तो वो पार्टनरशिप कौन सी होगी, पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब क्या होता है, मर्जी, ठीक है, मर्जी। पार्टनरशिप एट विल में चूंकि कोई पीरियड या पर्पस स्पेसिफाई नहीं किया जाता, इसमें पार्टनर की मर्जी होती है, जब मर्जी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दें कि बस मैं आज के बाद पार्टनर नहीं, यह पार्टनरशिप एट विल। और अगर पर्पस या पीरियड स्पेसिफाई कर दिया जाए, इसका मतलब है पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होगी, जैसे ही वो पीरियड खत्म हुआ या पर्पस कंप्लीट हुआ, पार्टनरशिप खत्म, कोई नोटिस वगैरह देने की जरूरत भी नहीं है। फर्ज कीजिए मैंने भाई के साथ एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट हमारा ये है कि हम अगले 2 साल तक बिजनेस चलाएंगे, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चीज लिखी हुई है। कौन सी टाइप ऑफ पार्टनरशिप है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। फर्ज कीजिए ये लिखा हुआ है कि हम 31 दिसंबर 2023 तक पार्टनरशिप करेंगे, पर्टिकुलर। फर्ज कीजिए लिखा हुआ है कि हम दोनों मिलके एक होटल कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर उसको बेचेंगे और जो प्रॉफिट होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्यों, इसमें अब पीरियड नहीं स्पेसिफाई किया, पर्पस स्पेसिफाई किया है कि होटल कंस्ट्रक्ट होगा, होटल कंस्ट्रक्ट हो गया, सेल हो गया तो पार्टनरशिप। यह है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और अगर हमने आपस में एग्री किया कि पार्टनरशिप करेंगे, टाइम वगैरह मेंशन नहीं किया कि कितने अरसे तक, तो क्या इसका मतलब है ये क़यामत तक पार्टनरशिप चलेगी, क्योंकि टाइम मेंशन ही नहीं किया पार्टनरशिप में कि जब चाहे हम में से कोई भी पार्टनर रिजाइन कर सकता है, छोड़ के जा सकता है, छोड़ के जा सकता है। तो ये कौन सी पार्टनरशिप हुई, जिसमें मर्जी है मेरी कि मैं जब मर्जी छोड़ के चला जाऊं। अच्छा, अगर मैं छोड़ के जाना चाहता हूं, मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं, बहुत अहम। आज के लेक्चर का दूसरे नंबर का सबसे अहम पॉइंट है ये, दूसरे नंबर वाला सबसे अहम पॉइंट। अगर मैं छोड़ के जाता हूं, मुझे नोटिस देना पड़ेगा, किसको, पहली ऑप्शन सिर्फ पार्टनर को, दूसरी ऑप्शन जनरल पब्लिक को भी, थर्ड पार्टीज को भी, यानी बैंक्स वगैरह को भी। बताइए कितने स्टूडेंट का ख्याल है सिर्फ पार्टनर को नोटिस जाएगा, कितने स्टूडेंट का ख्याल है पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों को नोटिस जाना चाहिए। कहता है पार्टनर और थर्ड पार्टीज दोनों को नोटिस जाना चाहिए। क्यों, ये मैं बाद में बताऊंगा, वो टाइप्स ऑफ पार्टनर में बताऊंगा क्यों जाना चाहिए, लेकिन नोटिस दोनों को जाना चाहिए। ठीक, फर्क समझ आ गया। पार्टनरशिप एट विल में कोई पीरियड या पर्पस स्पेसिफाइड नहीं होता, नो पीरियड आर पर्पस स्पेसिफाइड। इसमें स्पेसिफाई होता है, इसमें पीरियड या पर्पस स्पेसिफाई नहीं होता। इसमें नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, जैसे ही वो पीरियड या पर्पस कंप्लीट हो खुद बहुत डिसॉल्व। इसमें जो बंदा डिसॉल्व करना चाहता है, छोड़ के जाना चाहता है, उसे नोटिस देना पड़ेगा। मैंने दिया क्या, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021 मैं आपका पार्टनर नहीं हूं। तो बताइए पार्टनरशिप कब डिसॉल्व हुई, आज जब नोटिस दिया कि 1 जुलाई को। और अगर मैंने नोटिस दिया, डेट लिखी नहीं, मैं लिखा मैं अब आपका पार्टनर नहीं, तो कब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, आज। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जनरल रूल होता है, कोई भी जब आप कम्युनिकेशन करते हैं ना किसी के साथ भी, 2 जनरल रूल होते हैं, वो पूरे लॉ में और प्रैक्टिकली भी आप ये देख रहे होंगे अप्लाई होते हैं। जब आप किसी को नोटिस देते हैं तो अगर डेट लिखी है तो उस डेट से उसकी एप्लीकेशन होती है, वरना इमीडिएट इफेक्ट से एप्लीकेशन होती है। और दूसरी चीज, अगर मैंने कोई चीज कम्युनिकेट की है ना आपको, तो लॉ कहता है जब तक आपके नॉलेज में नहीं आएगी ना, हम ये नहीं समझेंगे कि इनको कम्युनिकेट हो गई है। ठीक है,
ये रूल ध्यान में रखिए, थोड़ा सा शायद अभी आपको समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन मुला ये कहता है कम्युनिकेशन उसी वक्त इफेक्टिव होगी जब थर्ड पार्टी के नॉलेज में आएगी। इसको वो यूं कहते हैं, क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन उस वक्त इफेक्टिव होगी थर्ड पार्टी के। जैसे एक जनरल रूल आपको बता देता हूं, आपको शायद पता होगा, बैंक्स को ये ऑर्डर है कि अगर आपका कोई अकाउंट होल्डर डेथ हो जाए ना, तो आपने मजीद उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं करने देनी किसी को, ना कोई जमा होंगे ना वो विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन डेथ हुई 25 को, बैंक को पता चला 30 तारीख को। अब बताइए बैंक ने कब से रोकना है? हम अगर कहें जी 26 तारीख 28 को क्यों पेमेंट की तुमने, बैंक लायबल है। क्यों? इस रूल की वजह से। कम्युनिकेशन उस वक्त इफेक्टिव होती है जब थर्ड पार्टी के नॉलेज में आए। ये जनरल रूल में रखिएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन इस वक्त इफेक्टिव होती है, ठीक है। ये इसका करंट से ताल्लुक नहीं था, लेकिन इसमें 3-4 चैप्टर्स में आगे यूज होना है, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर, मुश्किल तो नहीं थी ना ये बात। चले हाँ, एक चीज, पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल में फर्क समझ रहे हैं? पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड या पर्पस के लिए, एट विल नाम से जाहिर है मैं जब मर्जी। अगर पार्टनरशिप में ये लिखा हुआ है, अब इधर नहीं देखना आपने, अब आपने अपना दिमाग लड़ाना है। 1 2 3 4 लोगों की पार्टनरशिप हुई, 1 2 3 4, ये तय पाया, जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करेंगे ना, कोई पार्टनर छोड़ के नहीं जा सकता। जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करेंगे, कोई पार्टनर छोड़, नॉर्मली तो पार्टनरशिप एट विल में क्या है, कोई भी पार्टनर छोड़ के जा सकता जब उसका दिल करेगा। एट विल का मतलब ये जब दिल करे, जब मर्जी हो। लेकिन अगर लिख दिया जाए कि जब तक सारी सबकी कंसेंट नहीं होगी कोई पार्टनर नहीं जाएगा, क्या ये पार्टनरशिप एट विल है? क्या ये पार्टनरशिप एट विल है? इसका जवाब है नहीं है। क्यों एट विल नहीं है? क्योंकि एट विल होता ही है जब मर्जी चले जाओ, और जब आपने ये मर्जी ही नहीं उसको पास रहने दी, तो पार्टनरशिप एट विल नहीं हुई। अब आपने ये नहीं सोचना, क्या बता दूं कि ये ना अभी ना सोच रहे हो, जब मैं बता दूं तब सोचना शुरू हो जाए। आपने ये नहीं सोचना कि ये फिर पार्टनरशिप एट विल नहीं रहेगी, तो क्या ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप बन जाएगी। इसके बारे में नहीं सोचना ही नहीं, सोचना ही नहीं, छोड़े। ये समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर। अच्छा मुझे बताइए, तरतीब से बताऊं कि पहले जो अहम टाइप्स ऑफ पार्टनर है वो बता दो? तरतीब से बता, तरतीब से सुनना। एक्चुअल पार्टनर या इसे एक्टिव पार्टनर भी कहते हैं। ये वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो। ए प्लस बी दोनों मिलके एक्टिवली बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं, लोगों के साथ डीलिंग्स कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जब भी लोग आते हैं बिजनेस में, देखते हैं ये दोनों लोग काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं वाह वाह बड़े मेहनती पार्टनर है। ये है एक्टिव पार्टनर। कौन है? एक्टिव पार्टनर। इसके साथ सी को भी मिला देते हैं, सी भी दिन रात मेहनत करता है। जब डिसीजन मेकिंग होती है, ये सी से भी मशवरा लेते हैं। ठीक, 2-3 दफा फैसला करते हुए क्या हुआ, सी ने मशवरा दिया, उन्होंने इसके मशवरे पे अमल किया और नुकसान हो गया। उन्होंने सी को कहा भाईजान आइंदा आपने जब कभी मीटिंग में बैठना है ना, अपने मुंह पे सिर्फ मास्क नहीं बल्कि टेप भी लगा के बैठना। खबरदार है ना, हमें मशवरा दिया, तुम्हारे मशवरों पे चल के हमें नुकसान ही होता है। तुम आइंदा बिजनेस में आओ, बैठो, काम शाम करो, मैं डिसीजन मेकिंग में साइलेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना। बिजनेस में आना चाहते हो, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना। ए और बी एक्टिव पार्टनर, ऐसा सी भी एक तरह से है एक्टिव पार्टनर, लेकिन इसको मना कर दिया, अब आपने मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करना, तो इसको लॉ कहता है ये हो गया साइलेंट पार्टनर। क्या हो गया? साइलेंट पार्टनर। साइलेंट मींस बिजनेस में प्रेजेंट है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। बेवकूफ सा बंदा होगा कोई जिसके पास पैसे होंगे, अक्सर बेवकूफ लोगों के पास पैसे आ जाते हैं। तो हमने कहा भाई पैसे तुम ले आओ, पार्टनर बना लेते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट। तो ऐसे पार्टनर को क्या कहते हैं? साइलेंट में और स्लीपिंग में थोड़ा सा फर्क है। इसके बाद एक और पार्टनर आ गया डी, ये कल भी था, जिसके पास पैसे थे लेकिन वो कह रहा था मैं बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। सी में और डी में फर्क ही होता है, सी बिजनेस में मौजूद होता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। डी ना तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है ना ही बिजनेस में मौजूद होता है। डी अपने घर में बैठा हुआ है। डी के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं, कभी इन्होंने बिजनेस में देखा ही नहीं डी को, लोगों को पता ही नहीं कि ये भी एक पार्टनर है। लेकिन असल में पार्टनर, क्या ऐसा मुमकिन है क्योंकि बंदा पार्टनर तो हो लेकिन लोगों को पता ना हो? मुमकिन है। ऐसे पार्टनर को कहते हैं
स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर, ये घर में सोया है, सोया रहता है। फर्क समझ आ रहा है? ये तो था बोलता नहीं था, ये बोलता भी नहीं है और नजर भी नहीं आता किसी को। स्लीपिंग, इसका मतलब है स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर साइलेंट पार्टनर की एक्सट्रीम शक्ल है। फर्क समझ आया दोनों में? अब सुनिए सब आज का सबसे अहम पॉइंट केस स्टडी का, बल्कि दूसरे नंबर पे सबसे अहम, ये नोटिस वाली बात है। यहां पे नोटिस वाली बात बताई थी ना, उसी को मैं थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूं। एक्टिव पार्टनर रिटायर होना चाहता है, नोटिस देगा? नोटिस देगा, बिल्कुल देगा। किसको? पार्टनर्स को, थर्ड पार्टीज को, या दोनों को? दोनों। पार्टनर को तो देगा ही देगा, थर्ड पार्टीज को क्यों देगा? फर्ज कीजिए एक ही बात हो रही है, थर्ड पार्टी को इसलिए देगा क्योंकि भाईजान आइंदा से मेरा फर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैं फर्म का एजेंट नहीं, फर्म मेरी एजेंट नहीं। अच्छा आप बता सकते हैं ये नोटिस रिक्वायर्ड किया गया कि रिटायरिंग पार्टनर नोटिस देगा जब पार्टनरशिप से रिटायर होगा। पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि जनरल ये एक्टिव पार्टनर वो है जो मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व है, नोन टू अदर्स, अदर मींस थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी को भी पता है, आपको पता है अदर्स को हम थर्ड पार्टी से कहते हैं, थर्ड पार्टीज को भी पता है कि ये हमारा एक्चुअली एक्टिव पार्टनर है। तो जब ये बिजनेस से जा रहा है इसे थर्ड पार्टीज को भी नोटिस देना चाहिए, पब्लिक नोटिस, कि मैं आज के बाद फर्म का पार्टनर नहीं। सोच के मुझे बताइए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, चले एग्जांपल छोड़ दें वो मेरा काम है, आप मुझे ये बताइए एक्टिव पार्टनर अगर रिटायर होता है और नोटिस नहीं देता, इसका नुकसान किसको होगा? रिटायर होने वाले पार्टनर को या फर्म को? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है रिटायर होने वाले पार्टनर को नुकसान होगा अगर नोटिस ना दिया जाए, पब्लिक नोटिस? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि फर्म को नुकसान होगा अगर नोटिस? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है दोनों को नुकसान होगा? हाँ दोनों को कैसे होगा? सुनना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, ये चारों पार्टनर्स हैं। ए ने कहा मैं रिटायर हो रहा हूं, मैंने कहा ठीक है। अगर ये नोटिस नहीं देता, पब्लिक नोटिस नहीं देता, बीसीडी को नोटिस दे दिया, इसका मतलब है इनका जो अंदरूनी सेटलमेंट होगी वो शुरू हो जाएगी। लेकिन थर्ड पार्टीज को नोटिस नहीं दिया, थर्ड पार्टी क्या समझ रही होंगी? अभी भी पार्टनर है, अभी भी एजेंट है। ए बैंक के पास जाके कहेगा लोन दे दीजिए, बैंक लोन देगा? क्या समझ गए? क्या बैंक वो लोन जो ए को दिया है, ए लोन लेके भाग गया, क्या बैंक वो लोन बी सी डी से रिकवर करवा सकता है? बिल्कुल रिकवर करवा सकता है। क्यों? वो कहेंगे ये तो हमारा पार्टनर ही नहीं था। कहेंगे भाई नोटिस नहीं दिया ना, नोटिस नहीं दिया तो हम तो यही अज्यूम करेंगे अभी पार्टनर है, हमें खबर नहीं थी कि पार्टनर नहीं रहा ये। तो इसका मतलब ये है फर्म के भले में भी ये है कि नोटिस दिया जाए। अब अगली एग्जांपल सुने, इसी केस तस्वीर का दूसरा रुख, ए चला गया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, अब की बार बी सी डी बैंक के पास गए, लोन लिया, लोन दे दिया बैंक ने, डिफॉल्ट कर दिया, क्या बैंक ए से रिकवर करवा सकता है? क्यों? ए कहेगा मैं तो पार्टनर नहीं हूं। तो भाई पब्लिक नोटिस देना, हमें खबर नहीं थी तुमने पार्टनरशिप छोड़ दिया, पब्लिक नोटिस देना था ना। अब हम तो यही अज्यूम करेंगे कि आप पार्टनर, इसका मतलब हुआ कि रिटायर होने वाले पार्टनर और जो अदर फर्म है दोनों के भले में है। क्या? पब्लिक नोटिस नहीं, पब्लिक नोटिस। नोटिस और पब्लिक नोटिस में क्या फर्क है? नोटिस का मतलब यह है कि आपने पार्टनर को बता दिया, पब्लिक नोटिस का मतलब है सारी दुनिया को भी बता दिया, थर्ड पार्टीज को। बिल्कुल शाबाश। अच्छा लेकिन अगर स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर छोड़ना चाहे, डी पार्टनरशिप को छोड़ सकता है, इसके लिए नोटिस देना जरूरी नहीं है डी के लिए। क्यों? इसका पब्लिक को पता ही नहीं है पार्टनर है, ये कहेगा मैं आज से पार्टनर नहीं हूं, पब्लिक कहेगी अच्छा तुम भी पार्टनर थे, तुमको पता ही नहीं ना डी का। डी स्लीपिंग पार्टनर है ना, डी स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर है ना। स्लीपिंग डोरमेंट पार्टनर का जो मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व नहीं होता, थर्ड पार्टीज को भी इसके बारे में पता नहीं होता। क्लियर हो गया? केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही दो अहम है, ये इतना अहम नहीं है, एमसीक्यू में शायद टेस्ट कर ले, इतना अहम नहीं है। आगे चले, पार्टनर बाय स्टॉपल। स्टॉपल पार्टनर बाय, सुना सुना लग रहा है स्टॉपल, कहां सुना था? एजेंसी बाय स्टॉपल, शाबाश।
मेरे भाई बता एजेंसी बेस्ड स्टॉपल क्या होती थी, कंसेप्ट बता दें। पेरेंट मतलब एक पर्सन ने रिप्रेजेंटेशन दी है कि ये मेरा एजेंट है, वो असल में अगर असल में एजेंट ना भी हो, लॉ कहता है आप एजेंट है। अब अगर आप मुकरने लगेंगे आपको स्टॉप कर दिया जाएगा। किस चीज से स्टॉप किया जाएगा? मुकरने से। वो अब आपका एजेंट हो गया बाय स्टॉपल, ठीक है, जबरदस्ती एजेंट हो गया, अच्छा नहीं था हालांकि, बाय स्टॉपल जबरदस्ती एजेंट हो गया आपका। उसी तरह पार्टनर बाय स्टॉपल, ये क्या कंसेप्ट? 100%, 99 भी नहीं, 100% वही कंसेप्ट जो एजेंसी बाय स्टॉपल वाला कंसेप्ट था। क्या? अच्छा, आपने कभी ऐसा होता है कि कभी आप किसी दोस्त को मिलाने के लिए किसी जगह पे गए हो, साथ में दोस्त भी हो, अगले बंदे ने पूछा ये कौन है, आप कहें ये भी मेरा भाई है। बात बात ऐसा होता है ना, कोई क्लोज फ्रेंड हो, किसी के साथ इंट्रोडक्शन देना हो उसका, तो हम कहते हैं ये भी भाई है हमारा, हालांकि हो सकता है सर में वो कजन हो, ठीक है, लेकिन हम उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लॉ क्या कहता है? कहता है आम जिंदगी में नहीं चलता है, मुझे कोई इतराज नहीं है, आप जिसको मर्जी अपना भाई, चाहे वो नहीं भी है भाई, कोई मसला नहीं, बाद में मुकर जाए कि असल में तो मेरा भाई नहीं था। कहता है लेकिन अगर किसी ने आपने किसी को अपना पार्टनर रिप्रेजेंट किया ना, या किसी दूसरे ने खुद को आपका पार्टनर रिप्रेजेंट किया और आप खामोश रहे, खामोश रहने का मतलब यहां यस एम्प्लॉयड, तो आप इससे मुकर नहीं सकते। बाद में ये नहीं कहेंगे ये मेरा सगा पार्टनर तो नहीं था, मैं तो ऐसे कह रहा था इसको इज्जत देने के लिए, मैं तो मजाक कर रहा था। कहना कोई मजाक नहीं लाऊं। अगर आपने दो चीजें, आपने किसी को रिप्रेजेंट किया कि ये मेरा पार्टनर है, या दूसरे बंदे ने अपने आप को कहा कि मैं इसका पार्टनर हूं और आप चुप रहे, आप हंस दिए, ठीक, आपने ना नहीं की, तो इसका मतलब लॉ क्या कहता है कि वो बंदा चाहे आपका पार्टनर नहीं भी है, चाहे पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उसका नाम नहीं भी है, अब हम एज्यूम कर लेंगे क्या कि वो आपका पार्टनर है। और कौन सा पार्टनर? पार्टनर बाय स्टॉपल, या इसे होल्डिंग आउट पार्टनर भी कहते हैं। भाई बात समझ आ रही? नहीं आ रही? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सुनो, ABCD गए बैंक के पास लोन लेने के लिए, इनके साथ मिस्टर E भी था। बैंक ने कहा आइए सर, किस काम से? लोन लेने के लिए। बैंक ने कहा ठीक। मैंने कहा ये बैंक वाला बोला ब्रांच मैनेजर, ये E बंदा कौन है सर? पहले कभी नहीं आपको इसके साथ देखा। मैंने कहा सर ये भी हमारा पार्टनर ही समझे, ये भी हमारा पार्टनर ही समझे। असल में वो पार्टनर नहीं हो सकता है, कोई मैनेजर हो, कोई सप्लायर हो, कोई कस्टमर हो, कोई वैसे मिलने आया, उन्होंने उसको इज्जत देने के लिए उसका इसको हमारा पार्टनर नहीं समझे। बैंक ने कहा ठीक है। अब ये क्या हो गया? पार्टनर बाय स्टॉपल या होल्डिंग आउट पार्टनर। अब सुनो, बैंक ने ABCD को लोन दिया, बाद में अगले दिन क्या बैंक E से पैसे रिकवर करवा सकता है? क्यों करवा सकता है? ये पार्टनर तो नहीं है, पार्टनर बाय स्टॉपल है। जिस वक्त इन्होंने कहा था कि ये मेरा, ये चुप रहा था, इसका मतलब है इसकी कंसेंट थी, पार्टनर बाय स्टॉपल है। अगर ये समझ आ गया ना, अगर E लोन लेता है, तस्वीर का दूसरा रुख, केस स्टडी किसी भी रुख से पूछ सकता है, पहले रुख से भी दूसरे रुख से। E ने अगले दिन आके लोन ले लिया और निकल गया, दुबई निकल गया, बैंक ABCD से रिकवर करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता। क्यों? वो कहेंगे वो तो हमारा पार्टनर था जिसको लोन दिया, हम क्यों पैसे दें? क्यों पैसे दें? पार्टनर बाय स्टॉपल, आपने उसको रिप्रेजेंट किया था। बात समझ आ गई? इसमें एक और ट्विस्ट, चले इतना काफी है मेरा ख्याल आज, वो अगले किसी चैप्टर में बताएं जी। बैंक लोन देता है तो वो कोई डॉक्यूमेंटेशन ही देखता बैंक बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन देखता, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि बैंक के सामने ये रिप्रेजेंट किया गया कि ये हमारा पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड रखी गई, वो थी 2 साल पुरानी, तो बैंक ये अज्यूम कर सकता है कि शायद उन्होंने चेंज किया। और इवन अगर 2 दिन पहले वाली भी हो तो बैंक कहेगा ठीक है ये रिटर्न थी, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है ना। तो जब आप सामने बैठे हुए थे तो वो ओरल एग्रीमेंट हो गया, उधर बैठे बैठे जब आपने उसे कहा ये हमारा पार्टनर है तो ओरल एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट सिर्फ रिटर्न होना लाजमी नहीं है, तो बैंक ये बात साबित कर देगा कि ये पार्टनर लॉ, इसीलिए तो लॉ ने पार्टनर बाय स्टॉपल का निकाला। इस केस में कभी भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ करेगा, पार्टनर बाय स्टॉपल के केस में, केस स्टडी में भी कभी रिटर्न नहीं होगा। आगे चलते हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, ये तो हमने पढ़ा हुआ, कल पढ़ा था ना कि वो सिर्फ प्रॉफिट में, लॉस
प्रॉफिट शेयरिंग लाजमी है पार्टनर के लिए, लॉस शेयरिंग लाजमी नहीं है। अच्छा बताइए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और कैपिटल शेयरिंग रेशो ये सेम हो जरूरी है कि नहीं? पक्की बात है। अच्छा, मैं जब अकाउंटिंग का स्टूडेंट था मैं यही समझता था, और अकाउंटिंग में शायद कोई क्वेश्चन भी होता था कि अगर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो नहीं दी हुई तो कैपिटल की कुछ तरह की कैलकुलेशन, बहरहाल पता नहीं होती। दोनों डिफरेंट है। हो सकता है कि बंदा कैपिटल बिल्कुल ना लाए, प्रॉफिट में उसका शेयर हो सकता है कैपिटल थोड़ा लाए, प्रॉफिट में शेयर ज्यादा। बताइए, क्या लॉस शेयरिंग रेशो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में और लायबिलिटी सेम है कि ये भी डिफरेंट कंसेप्ट है? ये भी डिफरेंट कंसेप्ट। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है एक बंदे को लॉस की शेयरिंग ना हो रही हो लेकिन उसकी लायबिलिटी स्टिल अनलिमिटेड हो? पॉसिबल है कि नहीं? लॉस शेयर नहीं करा लेकिन पार्टनर है ना, उसकी लायबिलिटी बताइए क्या होगी? फिर सुन लें, एक पार्टनर लॉस शेयर नहीं कर रहा लेकिन उसकी लायबिलिटी होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि वो पार्टनर तो है, और लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, ठीक। ये है पार्टनर प्रॉफिट होने। फिर नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? बराए नाम पार्टनर होता है। फर्ज कीजिए हमने कहा कि आप बड़ी मशहूर मारूफ नेक शख्सियत हैं, आपके होने से हमारे बिजनेस को 4 चांद लग जाएंगे। किसको कहा? फॉर एग्जाम्पल शाहिद आफरीदी को कहा, फॉर एग्जाम्पल शाहिद आफरीदी को। मैं तो उनका नाम, उसे हमारे बिजनेस में जरा गुडविल में इजाफा। वो कहा ठीक है मैं कैपिटल कोई नहीं इंट्रोड्यूस करूंगा। हमने कहा कोई नहीं चलेगा। उन्होंने कहा मैं लॉस भी शेयर नहीं करूंगा। हमने कहा वो भी चलेगा। उन्होंने कहा ठीक है तो फिर प्रॉफिट दोगे मुझे? बिल्कुल देंगे थोड़ा सा। ठीक है डाल दो। ये पार्टनर बिजनेस में मैनेजमेंट नहीं करेगा, कैपिटल भी नहीं रहता, ब्राय नाम पार्टनर। लेकिन बताइए क्या ये पार्टनर है? इसकी लायबिलिटी, अगर पार्टनरशिप हम डिसॉल्व होती है इसकी लायबिलिटी होगी? लायबिलिटी होगी। इसकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, इसकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। और आखिरी पार्टनर, सब पार्टनर। ये सब पार्टनर भी अहम कंसेप्ट है। ये पार्टनर बाय स्टॉपल और सब पार्टनर, ये आगे चल के पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा। अच्छा भाई, क्लास की घड़ी खराब है, जरा मुझे बता सकते हैं टाइम क्या हुआ? भाई 5 मिनट रह गए। 8 मिनट है, चले। सब पार्टनर कौन होता है? मैं पार्टनर हूं, हम चारों पार्टनर हैं। मैंने अपना शेयर ये भाई को सेल कर दिया। ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट का दूसरा नाम सब पार्टनर है। हालांकि इसे पार्टनर की टाइप्स में नहीं आना चाहिए था, मेरा ख्याल ये है। क्यों? पार्टनर तो नहीं है बिल्कुल, उसके साथ पार्टनरशिप का एग्रीमेंट तो नहीं हुआ। तो ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? सब पार्टनर। ये एक पार्टनर का तो पार्टनर आगे कह सकते हैं, कंपनी का पार्टनर नहीं है। उसने कहने लगा सर वो कंपनी लॉ में पढ़ा था, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती है, तो पार्टनर का पार्टनर भी पार्टनर नहीं होता। मैं कहा नहीं ऐसे क्यों नहीं होता? उसके साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ ना, मेन पार्टनरशिप का उसके साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ। सब पार्टनर को ना ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ये पार्टनर फर्म डिसॉल्व हो गई, इसकी लायबिलिटी होगी कोई नहीं होगी। टाइप्स क्लियर? अब आगे डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी और डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड ओनरशिप। आप कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इधर चंद लाइनें थी आपने इसके ऊपर 50 मिनट लगा दिए, ये कल पढ़ेंगे। ज़हन में आ रहा है ना? इसके ऊपर आधा घंटा और लगेगा। नहीं, ये पढ़ा हुआ आपने, कहां पढ़ा था? कंपनी लॉ में। पहले जरा इम्तिहान लेते हैं आपका, आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आप भी देखेंगे, ऐसा ना हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, हो सकता है आपने वाकई ना पढ़ा हो। ये है पॉइंट्स जिनकी बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है, और ये है डिफरेंस किन चीजों का? पार्टनरशिप का जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ। जो पॉइंट रटे वाले टिक कर मैं जाऊंगा, जो केस स्टडी वाले होंगे ना उनकी डिस्कशन करेंगे हम। फॉर्मेशन, पार्टनरशिप कैसे बनती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे बनती है, किस लॉ के तहत बनती है? कंपनीज एक्ट 2000। रजिस्ट्रेशन कंपनी की करवाना लाजमी है, पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल, चाहे करवाएं चाहे ना करवाएं। इसका भी एक रजिस्ट्रार होता है, उसका कोई लेना देना नहीं हमारे साथ। जैसे कंपनी का रजिस्ट्रार, वो चाहे तो करवाएं चाहे ना करवाएं। लीगल एंटिटी, हाँ जी, जॉइंट स्टॉक कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है कि नहीं? किससे सेपरेट लीगल एंटिटी है? ओनर्स, मेंबर से। पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये जो फर्म को लोन दिया होगा वो पार्टनर से निकलवा सकते हैं।
नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या, जो फर्म को लोन दिया हो पार्टनर से निकलवा सकते हैं। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या, जो कंपनी को लोन दिया हो मेंबर से नहीं निकलवा सकते। नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या, जो फर्म को लोन दिया हो पार्टनर से निकलवा सकते हैं। नेचर ऑफ लायबिलिटी, कितना निकलवा सकते हैं, अनलिमिटेड सारा। क्या फर्म को लोन 50 लाख दिया, 4 पार्टनर्स थे, एक बंदे से सारा लोन निकलवा सकते हैं? हाँ, ये है सेवरल लायबिलिटी। क्या चारों से थोड़ा थोड़ा निकलवा सकते हैं? यह है जॉइंट लायबिलिटी। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी में फर्क पता है ना? सेवरल का मतलब एक बंदे से सारे पैसे निकलवा लो, जॉइंट का मतलब सबसे, किसी से 2 3 4 से थोड़े थोड़े निकलवा लो, जैसे जितने आसानी से निकलते हो। और कंपनी के केस में लिमिटेड लायबिलिटी। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी की ओनर मर जाए कंपनी पे फर्क पड़ता है, मेंबर की डेथ से कंपनी पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पार्टनर की डेथ से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती। अच्छा, डिसॉल्व का मतलब ये ना समझेगा, मैं जब स्टूडेंट था तो मैं डिसॉल्व का मतलब ये समझता होता था सारी पार्टनरशिप बंद, इसके एसेट्स बिकेंगे, पार्टनर्स को सेटलमेंट होगी और सारे लाता काम करेंगे। ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह दुकान खुली, पार्टनर की डेथ हुई, शाम को उसी तरह बंद होगी, लीगली सेटलमेंट होती है। वो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाता है। उसकी जगह पे अगर पहले 4 थे, एक की डेथ होगी, अब 3 के दरमियान में पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और उनकी रेशो डिफरेंट होगी। पहले अगर 25% सबका शेयर था, अब 33.33 होगा। तो ये इस तरीके से डिसोल्यूशन का मतलब होता है लीगली, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में। प्रैक्टिकली बिजनेस चलता है, उसमें एक चीज ये डिसाइड की जाती है कि जो मिस्टर डी की डेथ हुई है, अब इसके वाली वारसान को हमने फौरी तौर पे पैसे दे देने हैं कि प्रॉफिट या इंटरेस्ट में से कोई एक चीज देनी है। जब तक पैसे वो लिख लिया जाता है, बाकी बिजनेस ऑन ग्राउंड वैसे ही चलता है जैसे पहले चलता था। एजेंसी, कंपनी के केस में कंपनी का एजेंट कौन होता है? डायरेक्टर। और पार्टनरशिप के केस में फर्क क्या हुआ, ये डायरेक्टर कंपनी के मालिक नहीं होते, यहां पे मालिक एजेंट है, यहां पे डायरेक्टर मालिक नहीं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी के केस में, पब्लिक कंपनी के केस में शेयर दूसरों की इजाजत के बगैर फ्रीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या ट्रांसफर किए जा सकते हैं? जब तक सबकी कंसेंट ना हो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के लिए सबकी कंसेंट होना जरूरी है। नंबर ऑफ पर्सन, ये हमने बात कर ली। कंपनी के केस में वो 1 2 3 7 याद है ना, और इधर मिनिमम 2 मैक्सिमम 20 है। बैंकिंग वाले में 10, प्रोफेशनल वाले में 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट कौन करता है कंपनी के केस में? डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर मालिक नहीं करते। और पार्टनरशिप के केस में इसमें जो सबसे अहम कंसेप्ट था वो नेचर ऑफ लायबिलिटी वाला था, और किसी हद तक ये सेपरेट लीगल स्टेटस वाला, एजेंसी और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वाला। पार्टनरशिप और ओनरशिप में फर्क। ओनरशिप के एग्जांपल पता है ना, वो म्यूचुअल ओनरशिप, वो डेथ हुई फादर की और जो प्रॉपर्टी थी दोनों बच्चों के दरमियान में जॉइंट ओनर बन गए, को ओनर। फॉर्मेशन पार्टनरशिप कैसे होती है? एग्रीमेंट के जरिए। को ओनरशिप क्या लाजमी है? एग्रीमेंट भी हो सकता है, जैसे आप दोनों मिलके एक प्रॉपर्टी खरीद ले एग्रीमेंट के जरिए से, और अगर डेथ हुई फादर की और दोनों बच्चों को बाय सक्सेशन हिस्सा मिला तो उसमें एग्रीमेंट कोई नहीं होता। बिजनेस, पार्टनरशिप में होगा बिजनेस? होता है, पार्टनरशिप बिजनेस से कैरी ऑन कर। को ओनरशिप में बिजनेस होता है? नहीं, को ओनरशिप में बिजनेस नहीं होता। को ओनरशिप में वो रेंट शेयर कर रहे होते हैं ना, जैसे प्रॉपर्टी थी तो उन्होंने रेंट पे दे दी। नंबर ऑफ पर्संस मिनिमम 2 मैक्सिमम 20 नॉर्मली। को ओनर में कोई लिमिट नहीं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट और बिजनेस से रिलेट करता है। बिजनेस होगा तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होगी। जब बिजनेस ही नहीं है तो क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगी? शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू शायद हो अगर उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ, वरना एजेंसी, पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं, को ओनर एक दूसरे के एजेंट नहीं होते क्योंकि बिजनेस में। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनरशिप में एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है क्या? नहीं, जब तक कि बाकी सबकी कंसर्न नहीं होगी। को ओनर में एक बंदा दूसरे को अपना शेयर सेल कर सकता है दूसरे को ओनर की परमिशन के बगैर। क्लियर हो गया? ये था डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। अच्छा, आज आपने असाइनमेंट नोट कर ली होगी। आज घर जाके आपने रिटन फॉर्म में असाइनमेंट को अटेम्प्ट करना है। अगर टाइम कम हो तो कम से कम जो ICAP वाले क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर के वो लाजमी रिटन फॉर्म में करें, बाकी सिर्फ रीड कर ले। अगर टाइम कम हो कोशिश करें सारे वैसे रिटन फॉर्म में करें। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। करते हैं लेक्चर नंबर हमारा 41। आज हमने जो कंसेप्ट डिस्कस करना है वो है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। कंसेप्ट की तरफ चलने से पहले अगर प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 पूछ लीजिए।
जी, प्राइमा फेशिया एक एविडेंस, एक टर्म यूज हुई, इसका मतलब क्या है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है बज़ाहिर में चीजें कुछ लग रही होती है। जैसे फर्ज कीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं ये जानना चाहता हूं आप पाकिस्तान के शहरी हैं, यहाँ के फॉरेनर्स हैं, तो आपकी शक्लो सूरत देख के, आप उर्दू बोलते हैं, ये देख के मैं इस नतीजे पे पहुंच सकता हूं कि बज़ाहिर आप पाकिस्तानी हैं, बज़ाहिर। इसका, इस स्टेटमेंट का मेरे पास एविडेंस क्या है? क्योंकि ये इनके बोलचाल जो है वो पाकिस्तानियों जैसी है और शक्ल सूरत पाकिस्तानियों जैसी है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। हो सकता है ये इंडियन हो, तो कंफर्म कैसे होगा? इनका आईडी कार्ड देख के। ठीक है, तो लॉ में भी इस तरह होता है, बाज़ औक़ात बज़ाहिर चीजें लग रही होती है कुछ और, लेकिन कंफर्म करने के लिए कुछ मजीद एविडेंस की जरूरत होती है। तो दो टर्म्स बोली जाती है लॉ में, एक प्राइमा फेशिया एविडेंस। प्राइमा फेशिया एविडेंस वो होता है जो बज़ाहिर कोई चीज को साबित कर रहा हो, बज़ाहिर। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि अगर किसी पर्सन के साथ प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है तो ये प्राइमा फेशिया एविडेंस है कि वो पार्टनर है, यानी बज़ाहिर वो पार्टनर है, लेकिन कंक्लूसिव नहीं है। कंक्लूसिव का मतलब वो एविडेंस जिस पे आके फाइनल नतीजा दे दिया जाए। जैसे इनका आईडी कार्ड कंक्लूसिव एविडेंस है इस बात का कि ये पाकिस्तानी है। ठीक है, तो कंक्लूसिव एविडेंस क्या है कि कोई पार्टनर है कि नहीं, वो सारे एसेंशियल्स अगर मौजूद होंगे बाकी के भी, तो फिर कहा जाएगा कि ये कंक्लूसिव एविडेंस है। अगर वो एजेंट भी होगा, अगर उसके साथ पार्टनरशिप का एग्रीमेंट भी साइन किया गया होगा, तो फिर हम कहेंगे ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि वो पार्टनर है। ठीक है जी, प्राइमा फेशिया और कंक्लूसिव का ये फर्क है। और कोई क्वेश्चन? एक्ट ऑफ द फर्म का मतलब ये है कि किसी, देखिए जिस तरह कंपनी होती थी ना, कंपनी खुद से कोई भी काम नहीं कर सकती, वो थ्रू अपने एजेंट्स यानी थ्रू डायरेक्टर्स एग्रीमेंट्स वगैरह करती है लोगों के साथ। ठीक है, तो जो भी एक्ट ऑफ डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर जो काम करते हैं, वो एक्ट ऑफ कंपनी समझा जाता है। कंपनी लॉ में यही पढ़ा ना हमने। एग्जैक्टली उसी तरह पार्टनरशिप फर्म में भी जो फर्म है बेसिकली, वो तो इटसेल्फ कोई चीज नहीं होती ना दुनिया में। ठीक है, तो फर्म अगर उसने कोई एग्रीमेंट करना है दूसरे लोगों के साथ, तो वो थ्रू अपने एजेंट्स यानी थ्रू पार्टनर्स करेंगे। तो पार्टनर का एक्ट जो होगा उसे एक्ट ऑफ फर्म समझा जाता है। ठीक है, यानी अगर पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया है लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ये ध्यान में रखिएगा, पार्टनर्स की अपनी एक जाती जिंदगी भी होती है। पार्टनर्स का हर एक्ट एक्ट ऑफ फर्म नहीं होता, पार्टनर्स का वही एक्ट ऑफ फर्म होगा जो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म होगा। ठीक है, तो वो जो काम करेंगे वो फर्म का काम समझा जाएगा, फर्म का एग्रीमेंट समझा जाएगा। और अगर उस एग्रीमेंट के ऊपर फर्म कोई एक्शन लेना चाहती है, लीगल एक्शन, फर्म भी ले सकती है, और अगर कोई थर्ड पार्टी लीगल एक्शन लेना चाहती है वो भी ले सकती है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, पार्टनर का हर एक्ट ऑफ फर्म नहीं कहलाता, वो एक्ट जो फर्म के भी हाथ पे किया जाएगा, फर्म का नाम लेके किया जाएगा, वो एक्ट ऑफ फर्म होगा। और उस पर फिर लीगल राइट्स क्रिएट होते हैं पार्टीज के, दोनों पार्टीज के, फर्म के भी और थर्ड पार्टी के भी, कि वो कोई एक्शन ले सकते हैं। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? हाँ, क्राइम कैसे किया जाए? देखिए, बल्कि एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सर आप जो बोर्ड पे नोट करवाते हैं ना चीजें, वो हम लिख लेते हैं, वो समझ आ जाती हैं सारी कंसेप्ट में, क्या उसके बाद किताब पढ़ना भी जरूरी है? ठीक है, किताब, और अगर पढ़नी है तो उसमें फिर कितना को याद करना है हमने? वो स्टूडेंट कह रहा था सर मुझे रट्टा लगाने में प्रॉब्लम होती है, समझ आ जाता है सारा लेक्चर, मैं लिख भी लेता हूँ, लेकिन किताब पढ़ के याद करते प्रॉब्लम। तो सुन लीजिए, हम, आपने नोट किया होगा बुक को हमने हेडिंग्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, आप जैसे अभी आपके सामने सिर्फ हेडिंग लिखी हुई है, इनके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको इसके अंदर भी चीजें बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ के आया हूं। ठीक है, मेरा अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, तो मुझे आप हेडिंग बता दें सिर्फ, मैं आपको बता दूंगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। हालांकि मैंने सिर्फ एक दफा आज सुबह पढ़ के आया हूं, आप तो 2-3 दफा पढ़ेंगे ना सेशन के दौरान में, 3-4 दफा तो किसी एक पेज को पढ़ते ही आप। तो अगर आपको समझ आ जाए और आप रीडिंग कर लें, याद रखें, फिर एक्सप्लेनेशन को याद करने की जरूरत नहीं होती। क्या बताया? अगर आपका कंसेप्ट, अगर आपको समझ आ जाए कंसेप्ट की, तो एक्सप्लेनेशन को याद करने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ हेडिंग को याद करें, वो काफी हो जाता है। ठीक है, तो मेरी सजेशन ये है कि आप लोग लेक्चर को समझें, समझ आ जाए, उसके बाद जो बुक में हेडिंग्स दी हुई हैं सिर्फ हेडिंग्स को याद करें, एक्सप्लेनेशन को याद ना करें। एक्सप्लेनेशन को रीड करें। रीड किसको करना है?
एक्सप्लेन सारे को, जो किताब में जो कुछ लिखा है रीड सबको करना है। याद किसको करना है? सिर्फ हेडिंग। फिर अलहदा से लिख के देखें, हेडिंग याद, हेडिंग लिखे, फिर उसके नीचे देखें एक्सप्लेनेशन, खुद से लिखें एक दफा, फिर हेडिंग लिखे, फिर एक्सप्लेनेशन, एक दफा पूरा कंसेप्ट लिख लिया, बुक के साथ मैच करें। जहां पे आपकी एक्सप्लेनेशन और बुक की एक्सप्लेनेशन सेम कंसेप्ट दे रही है, मतलब अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, कंसेप्ट सेम है, ओके, लेकिन जहां पे आपका बुक का फर्क होगा वहां पे आपने हाईलाइट कर लेना है, सिर्फ फिर उसी हिस्से को रटा लगाए। यानी पहली कोशिश करनी है कि कंसेप्ट की बेस पे ही एक्सप्लेनेशन दें आप, ठीक है। तो अगर इसमें फर्ज कीजिए 20 हेडिंग्स हैं, तो आपने 20 हेडिंग याद कर ली, उसके बाद इसमें से कोई 15-16 अगर आपने अच्छे तरीके से लेक्चर सुना हुआ आप एक्सप्लेन कर लेंगे, 4-5 में गलती भी होगी। तो बजाय ये कि सारे की सारी एक्सप्लेनेशन रटा लगाएं, आप सिर्फ वो जो डिफिकल्ट है, जो आपको डिफिकल्ट फील हो रही है, उसी को याद करें, बाकी को ना करें, ठीक है। मैं जब स्टूडेंट होता था तो मैं क्या करता था, सिर्फ हेडिंग्स को याद कर लिया करता था। हाँ, एक्सप्लेनेशन मुझे 3-4 दफा पढ़नी पड़ती थी, कंसेप्चुअल क्राइटेरिया एक्सप्लेनेशन 3-4 दफा पढ़, लेकिन बजाय ये कि मैं उस एक्सप्लेनेशन को भी रटा लगाऊं, उससे बेहतर ये होता है उसे 3-4 दफा पढ़ लूं, ताकि मुझे समझ आ जाए कि इसकी एक्सप्लेनेशन में ये बात लिखी है, इसकी एक्सप्लेनेशन में ये बात, और उसे फिर अपने अल्फाज में लिखता था। अपने अल्फाज में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने वही चीज लिखी है, ठीक है। पार्टनर्स की लाइबिलिटी आपने हमेशा अनलिमिटेड लिखनी है, इसे आप चाहे जैसे मर्जी लिख ले। हाँ, अगर जिस जगह पे आपने लिमिटेड कर दिया ना, वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी सजेशन यही है कि सिर्फ हेडिंग्स याद करें, एक्सप्लेनेशन को बार बार पढ़ के अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करें। अपनी तरफ से ये मुराद है कि अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें, ये ज्यादा सा। हाँ, जो पॉइंट आपको ज्यादा तंग करे वो रटा लगा ले, कुछ पॉइंट होते हैं ज्यादा तंग करते हैं, उनका रटा लगा ले। रटा को हमने कम से कम करने की कोशिश करनी है। क्लियर हुई ये बात? जो पूछा था उसका आंसर। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, ये 2-3 करेक्शन कर लीजिए। ये था क्वेश्चन 13 पार्ट सी। पार्ट सी के एंड पे लिखा हुआ है स्टेट विच टाइप ऑफ पार्टनर इज अदील। अदील को काट के काशिफ लिख दीजिए 13 के पार्ट सी में। इसी तरह 13 के पार्ट बी में सेकंड लाइन के एंड पे लिखा हुआ है एंड दैट ही वुड नॉट शेयर इन प्रॉफिट्स एज वेल। ये अल्फाज काट दें। 13 पार्ट बी सेकंड लाइन में एंड पे लिखा हुआ है एंड दैट ही वुड नॉट शेयर इन प्रॉफिट्स एज वेल, ये काट दें। इसमें मैं नॉमिनल पार्टनर की बात कर रहा है, लेकिन हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग लाजमी है। लॉस शेयर करे ना करे वो अलग बात है, प्रॉफिट शेयरिंग लाजमी होती है। तो वो कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग से मतलब वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन से निकल गया। तो इसीलिए ये अल्फाज मेरे ख्याल में नहीं होने चाहिए थे। आईकैप की बुक में मौजूद है, मेरे ख्याल में नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि अगर प्रॉफिट शेयरिंग ना हो तो वो पार्टनर ही नहीं रहता। और इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है 13 का पार्ट डी, नेक्स्ट पेज पे। इसके एंड में भी लफ्ज लिखा हुआ है काशिफ। काशिफ को काट के अदनान लिख लें। डी 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 बिल्कुल डी 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 में है अदील एंड काशिफ आर पार्टनर, इस वाला क्वेश्चन। इसके एंड पे लिखा हुआ ना स्टेट विच टाइप ऑफ पार्टनर इज काशिफ, ठीक है। इसकी बजाय काशिफ की बजाय अदनान, अदनान, क्योंकि आगे चल के एक और कैरेक्टर भी आता है ना स्टोरी में, अदनान। तो अदनान जी। और कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, आज का लेक्चर कंसेप्चुअल है, इसमें कुछ पॉइंट केस स्टडी के लिए अहम है, मैं वो हाईलाइट कर दूं एंड में भूल ना जाऊं। ये तो बहुत अहम है। और ये भी बहुत अहम है, बाकी ठीक है। 9 स्टैरिक मार्क वाले केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, बाकी सिर्फ रटे के लिए है।
और स्टैटिक में भी खास तौर पे जिनके साथ 3 स्टैटिक मार्क किए हैं मैंने, स्टार मार्क किए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर केस स्टडीज के लिए। स्टार्ट करें जी। अच्छा, कंसेप्ट है लेकिन कंसेप्ट सिंपल है। हम स्टडी करने जा रहे हैं म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। म्यूचुअल का क्या मतलब है? इनके पार्टनर्स के आपस के, यानी जो पार्टनर्स के लाइबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, राइट्स हैं टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज, वो आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करने हमने। वो शायद अगले किसी लेक्चर में हम एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो, उसमें 3 उसने ड्यूटीज बताई हो, लाइबिलिटीज बताई हो आउटसाइड पार्टीज के हवाले से, वो हम डिस्कस करें। आज के लेक्चर में हम पार्टनर्स की आपसी राइट्स एंड ड्यूटीज को डिस्कस करेंगे कि एक दूसरे के साथ उनके क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है। म्यूचुअल का मतलब ये है, और इसमें राइट्स भी डिस्कस करेंगे, ड्यूटीज भी। अच्छा बताइए, राइट्स एंड ड्यूटीज में फर्क क्या होता है? राइट का मतलब मेरी मर्जी में काम करूं मैं ना करूं, ड्यूटी का मतलब मुझे वो काम लाजमी करना है, मुझे वो काम लाजमी करना। ठीक है, तो ऐसा ना हो राइट में आप कहें कि पार्टनर एक काम कर सकता है, आप कहें सर उस केस स्टडी में वो पार्टनर काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो राइट था उसका, चाहे उसकी मर्जी उसको करे चाहे मर्जी ना करे, लेकिन ड्यूटीज करनी पड़ेगी। राइट्स और ड्यूटीज में फर्क समझ आ गया? ड्यूटीज को नोट कीजिए, राइट्स को उसने क्लासिफाई नहीं किया, ड्यूटीज को उसने मजीद 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया है, एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड। अच्छा, काउंटिंग में एक वर्ड यूज होता है ऑब्सोलीट, ये वो नहीं है, वो ओ से शुरू होता है, उसका मतलब पुरानी इन्वेंट्री, बेकार इन्वेंट्री। ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट ड्यूटीज का मतलब वो है, नॉर्मल रूल क्या होता है कि पार्टनर्स के साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो थ्रू एग्रीमेंट चेंज हो सकते हैं। एक जगह पे कहता है पार्टनर्स की प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, लेकिन अगर एग्रीमेंट चेंज करके कम ज्यादा करना चाहें कर सकते हैं। तो नॉर्मल रूल है कि पार्टनर्स की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो सकती। एब्सोल्यूट ड्यूटीज वो होती हैं जो थ्रू एग्रीमेंट चेंज नहीं हो सकती, वरना राइट्स भी थ्रू एग्रीमेंट चेंज हो सकते हैं, क्वालिफाइड ड्यूटीज भी थ्रू एग्रीमेंट चेंज हो सकती है। एब्सोल्यूट ड्यूटीज चेंज नहीं। तो ड्यूटीज की 2 कैटेगरीज बनाई, दोनों में फर्क समझ आ गया? क्या फर्क है मेरे भाई? एब्सोल्यूट जो थ्रू एग्रीमेंट चेंज नहीं हो सकती, और क्वालिफाइड एग्रीमेंट चेंज हो सकती है। अब बताइए, आप बताइए, चलिए आपने सवाल का जवाब दिया है, पहले राइट्स पढ़ेंगे ड्यूटीज? राइट्स पढ़ लेते हैं पहले। अच्छा चलिए, पहला राइट, राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। क्या कह रहा है? हर पार्टनर का राइट है कि बिजनेस में पार्टिसिपेट करे, हिस्सा ले, डिसीजन मेकिंग करे, हर एक का राइट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? लेकिन इसमें एक पार्टनर अगर कहे कि मैंने हिस्सा नहीं लेना तो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता। उस पार्टनर का नाम क्या था? नाम बताएंगे मेरे भाई। उस पार्टनर को क्या कहते हैं? जो घर बैठा रहता था, फर्म में पार्टिसिपेट नहीं करता था, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में हिस्सा नहीं लेता था, स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर। क्लियर हो गई ये टर्म? ये लाइन आगे चलते हैं। राइट टू बी कंसल्टेड, के कंसल्ट किया जाए, मशवरा लिया जाए। हर पार्टनर का हक है कि उससे मशवरा लिया जाए, सिवाय एक पार्टनर के, साइलेंट पार्टनर। ठीक है, उसके अलावा हर पार्टनर से मशवरा लिया जाए। अच्छा, मशवरा लिया जाए, ये लिखा हुआ है कंसल्ट करो, ये नहीं लिखा डिसीजन करो। उसके कहने पे मशवरा सबसे लिया जाएगा, फैसला खुद से नहीं किया जाएगा, फैसला अक्सरियत से किया जाएगा। कोई पार्टनर इतना प्रधान नहीं है फर्म के अंदर कि वो अकेला खुद फैसले कर रहा हो, नहीं। मशवरा सबका, फैसला मेजॉरिटी की बेस पे होगा। अगर 5 पार्टनर है, 2 कहते हैं काम नहीं करना, 3 कहते हैं करना है, करना है। लेकिन 2 काम ऐसे हैं जो मेजॉरिटी नहीं बल्कि ऑल पार्टनर्स की मर्जी होगी फिर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। एक है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है नया पार्टनर्स में चेंज होना। नया पार्टनर आया या पुराना चला गया, इसे क्या कहते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकंस्टिट्यूशन फर्म का मतलब क्या है? या नया पार्टनर आए या पुराना। ये जो पार्टनरशिप में चेंज होगी ना, ये सारे पार्टनर एग्री करेंगे तो फिर होगी, वरना नहीं। ये मेजॉरिटी की बेस पे नहीं होगी। 5 पार्टनर हैं, ये 4 पार्टनर ये मुझे पसंद नहीं करते, चारों ने कहा भाई आप निकल जाएं,
तो क्या मैं निकल जाऊंगा? कहता नहीं, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी मुझे नहीं निकाल सकते। 5 पार्टनर है, 4 कहते हैं छठे को भी लेके आओ, मैं नहीं मान रहा, क्या छठा पार्टनर ऐड होगा? नहीं होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में चेंज है ना, ये सारे पार्टनर की मर्जी होगी फिर होगा, वरना नहीं होगा। एक स्टूडेंट कहने लगा सर इसका मतलब है पार्टनर जो मर्जी फ्रॉड करता रहे हैं तो उसको नहीं निकाल सकते। मैं कहा नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं उसको, लेकिन वो हमारे सिलेबस से बाहर है। वो कहता है, लॉ कहता है, उसमें फिर कोर्ट में जाना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, वो हमारे सिलेबस से बाहर है। आपने फ्रॉड वाली एग्जांपल नहीं सोचनी, बाकी रूटीन में सोचिए। अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाएं, एक पार्टनर को निकालना है, नहीं निकाल सकते। एक तो ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म के केस में सबकी कंसेंट होना जरूरी है। दूसरा, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना हो तो नेचर ऑफ बिजनेस चेंज। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, पार्टनरशिप है, हमने कहा हमने राइस की एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चेंज कर दिया ना नेचर ऑफ बिजनेस। 4 पार्टनर कहते हैं ठीक है करो, मैं कहता हूं नहीं करना। बताइए नेचर ऑफ बिजनेस चेंज होगा कि नहीं? ये 2 केसेस में ऑल पार्टनर की कंसेंट जरूरी है, वरना बाकी जितने भी बिजनेस के मामला होंगे उनमें कंसल्ट सबसे किया जाएगा, फैसला मेजॉरिटी की बेस पे किया जाएगा। 2 एग्जांपल याद और देखिए ध्यान में रखिएगा, आई जब केस स्टडी बनाएगा वो इन्हीं 2 एक्सेप्शन की केस स्टडी बनाएगा। केस स्टडी हमेशा एक्सेप्शन की बनती है अक्सर। राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये मेरे भाई 50 रुपए इनाम दूंगा आपको अगर आप मुझे बताएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसे कहते हैं। हिंट दे दूंगा आपको, कंपनी लॉ में चैप्टर 16 में पहला पेज, हाँ ये पेज मुझे याद नहीं था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताइए क्या कैसे शामिल है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? स्टार्ट ही गलत, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वहां पे क्लब के मैं यही सिखाया था मैंने कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और होती हैं और फाइनेंशियल, यही सिखाया था ना फर्क। ये हाल है हमारा। नहीं भाई, जो हाथ उठा रहे हैं उनसे तो मैंने बिल्कुल नहीं पूछना, वो तो सरासर मेरा नुकसान है ना। तो अगर किसी को आता भी है तो हाथ बिल्कुल ना उठाए। जी मेरे भाई आप बताए, कॉर्नर वाले पीछे, नहीं बताना आपने। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में था क्या क्या क्या, क्या? हाँ, जर्नल लेजर ट्रायल, वो काउंटिंग में आप ये सीखते हैं, लेकिन लॉ में उसने एग्जांपल दी हुई थी, लॉ में उसने स्पेसिफिक एग्जांपल दी हुई थी। कैश रिसीव्ड एंड पेड, सेल्स, परचेजेस, एसेट्स, लायबिलिटीज की डिटेल, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो माइनिंग वाला, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, लेकिन ये चूंकि पार्टनरशिप एक्ट है, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मुराद नॉर्मल वही चीजें हैं, लेकिन जो नॉर्मली उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं वो कर सकते हैं, जैसे जर्नल लेजर ट्रायल। तो हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर, इंस्पेक्ट। यही राइट कंपनी लॉ में किसके पास था? ऑडिटर के पास, मेंबर्स के पास, डायरेक्टर्स के पास। शाबाश, याद है, वही राइट है कि कोई भी पार्टनर अगर चाहे फर्म के रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करना चाहे कर सकता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आगे चलते हैं। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, हर पार्टनर का राइट है कि वो प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करेगा, और अगर चेंज करना चाहते हो, कहते हैं इक्वल शेयर नहीं करना, तो कर सकते हैं। अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगी पार्टनर्स की, और अगर साइलेंट नहीं मेंशन की गई है तो जो भी मेंशन की गई। अच्छा, एक पार्टनर कहने लगा, गौर से सुनिएगा, लिखा हुआ था, नॉर्मली लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर इज 20%, 30% एंड 50% रिस्पेक्टिवली। बीसी के एक में लिखा हुआ था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी इज 20%, 30%, 50%। लॉस हो गया, सी कहने लगा मेरे अकाउंट में लॉस ना डेबिट करना। हमने कहा क्यों भाई, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो, लॉस भी तो होगा। उसने कहा एग्रीमेंट पढ़ो, एग्रीमेंट में सिर्फ लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज दिस, लॉस शेयरिंग रेशियो तो लिखी ही नहीं हुई, तो मुझे लॉस नहीं मिलेगा। तो ए बी ने कहा भाई तुम्हें नहीं मिलेगा तो और किसको मिलेगा? ऐसा तो हम भी यही कहेंगे कि लॉस भी हमारे अकाउंट में भी, तो फिर किसके अकाउंट में जाएगा? ए बी के अकाउंट में कैसे जाएगा? ए बी भी यही कहेंगे जो सी कहेगा। ए कहेगा भाई मैं, फिर ये तो हमारा भी नाम नहीं लिखा हुआ, हमारे भी केस में सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखी हुई है। तो याद रखिए अगर सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखी हो ना, तो इसका मतलब यही होता है कि लॉस भी शेयर हो रहा है, इंप्लाइड बात है। हाँ, इसकी एक सिचुएशन ऐसी है, अगर एग्रीमेंट में क्लियरली लिख दिया जाए सी लॉस बेयर नहीं करेगा, क्लियरली लिख दिया जाए, फिर सी को लॉस नहीं मिलेगा, फिर वो लॉस ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियरली लिख दिया जाए
और वो पार्टनर क्या कहलाता है भला? पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। याद है? यानी लॉस शेयरिंग के बारे में अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो लॉस कैसे शेयर होगा? जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। और अगर क्लियरली लिखा गया है कि सी को लॉस नहीं मिलेगा तो फिर सी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ए और बी में होगा। याद है ना? किसी चीज के बारे में एग्रीमेंट साइलेंट होना और चीज है, और एग्रीमेंट में स्पेसिफाई कर वो चीज है। प्राइस के बारे में कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो प्राइस पे होगी कि नहीं होगी? होगी, रीजनेबल प्राइस। और अगर लिखा हुआ है कि नो प्राइस विल बी पेड, फिर नहीं होगी। वही एग्जांपल यहां पे है। लॉस शेयरिंग रेशो के बारे में साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लॉस ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी एक पार्टनर को लॉस शेयर नहीं किया जाएगा तो फिर नहीं किया जाएगा। राइट टू शेयर प्रॉफिट इक्वली समझ आगे चला। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अजीब बात, हर पार्टनर का ये को चाहिए कि वो कैपिटल पे इंटरेस्ट रिसीव ना करे। कैपिटल पे इंटरेस्ट हर पार्टनर को चाहिए, कैपिटल पे इंटरेस्ट ना ले। क्यों? ला ने ये क्यों कहा? क्योंकि कैपिटल पे तो वो प्रॉफिट कमा रहा है, कैपिटल के बदले तो उसे प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसे चाहिए। लेकिन अगर किसी पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट लेना है तो लिखा होगा। अच्छा, आपने हर राइट ड्यूटी को पढ़ना है ना, तो ये सोचना है अगर एग्रीमेंट साइलेंट हो तो क्या होगा। अगर एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइलेंट है तो बताइए पार्टनर को इंटरेस्ट पे होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, और अगर लिखा हुआ है पार्टनरशिप में कि ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो फिर ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है? लेकिन उस सूरत में अगर फर्म प्रॉफिट में है, अगर फर्म लॉस में है ना, तब नहीं मिलेगा, चाहे लिखा भी हुआ है। फर्म का प्रॉफिट में होना जरूरी है। लेकिन इसको कंपेयर कीजिए इंटरेस्ट ऑन एडवांस के साथ। एडवांस या लोन एक ही बात है। अगर एग्रीमेंट साइलेंट है ना, मैंने फर्म को कैपिटल दिया, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, क्योंकि मुझे कैपिटल मिल रहा है अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो। और अगर मैंने लोन दिया, फर्म को जरूरत पड़ी, इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा? यस, 6%, या अगर कोई और रेट एग्री हुआ। स्टैंडर्ड नॉर्मली पार्टनरशिप एग्रीमेंट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मानता है। लेकिन ये बात है 1932 की। अब तो आपको होता है आजकल तो 6% को कोई समझा नहीं जाता, 12% डबल है। लेकिन बहरहाल 6% या जो भी एग्री हुआ है, अगर मैंने लोन दिया तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, प्रॉफिट है तो भी मिलेगा, लॉस है तो भी मिलेगा। इंटरेस्ट एंड लॉस फर्क है दोनों में। क्यों? क्योंकि जाहिर है अगर मैं लोन ना देता तो कोई और देता, बाहर के बंदे से लेते, उसको इंटरेस्ट देते ना, उसको प्रॉफिट या लॉस से कोई गर्ज होती नहीं। तो मैंने दे दिया तो मुझे ना एक्स्ट्रा फेवर ना दो, कम से कम उतनी तो फेवर दो जितनी बाहर के बंदे को देते। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल और इंटरेस्ट ऑन एडवांस का रूल फर्क है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट साइलेंट है तो नहीं मिलेगा, लिखा गया तो मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस एग्रीमेंट साइलेंट भी है तो अब भी मिलेगा। और अगर प्रॉफिट है तो भी मिलेगा, लॉस है तो भी मिलेगा। एडवांस या लोन दिया तो, एडवांस या लोन एक ही बात। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ प्रॉफिट की शक्ल में मिलेगा, वो भी अगर लिखा हुआ तो। ये क्लियर हो गया? हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अगर नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, फिर भी मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस की शक्ल, लॉस के कंडीशन में नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो लेट्स सपोज मैंने बैंक वगैरह से लोन वगैरह लिया तो बैंक को मेरा नुकसान ये करेगा? नहीं, अगर बैंक से लोन लिया तो उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन अगर नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो फिर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस तो इन एनी केस पे करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा हूं कि ये सिर्फ प्रॉफिट होगा तो पे करना पड़ेगा, वरना लॉस की शक्ल होगा तो फिर पे नहीं किया जाता। आगे चलते हैं। राइट टू बी इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड का मतलब क्या होता है? नुकसान भरना। हाँ, नुकसान या कह ले खर्चा कह ले, लॉस या एक्सपेंस। हम जब कैफ क्वालिफाई करके ट्रेनिंग होती है ना तो हमें दूसरे शहरों में भेजा जाता है फर्म के काम से।
तो फर्म हमें एडवांस दे के बेचती है कि ये उधर जाओगे, रहना, आना जाना, खाना पीना, उसके लिए खर्चा है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 दे दिया, 3 बंदों की टीम थी, हम उधर जाके एक्सपेंसेस करते हैं, वापस आते हैं। अगर 40,000 खर्चा हो तो 10,000 फर्म को वापस करते हैं, करें नहीं करना, नहीं करना 10,000 फर्म को। लेकिन अगर खर्चा 60,000 हो तो फर्म हमें 10,000 इंडेमनीफाई करती थी, इंडेमनीफाई करते थे। कंपनी लॉ में भी ये टर्म हमने कहीं पढ़ी है, इंडेमनिफिकेशन। क्या डायरेक्टर वो लॉफुल एक्ट्स के लिए उनको इंडेमनीफाई किया जाएगा, जो इलीगल एक्ट्स हैं, वायलेशन ऑफ लॉ है, इसके लिए इंडेमनी। याद है वो केस स्टडी, वो बिलाल वाले, जिसमें वो अगर इल्जाम से छूट जाता था, उसके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा, छूट गया, वो खर्चा कंपनी इंडेमनीफाई करती है। लेकिन अगर जुर्म साबित हो गया, हाँ, कहता था मैं शेयर होल्डर्स को 3 साल तक डिविडेंड नहीं दूंगा, अब उन्होंने जुर्माना डाल दिया। डिविडेंड की पेमेंट ना हो तो जुर्माना होता है, कितना था और सजा कितने थे? 2 साल। और डिस्क्वालिफिकेशन कितने अर्से के लिए? तो क्या वो उस केस में इंडेमनिफिकेशन होती थी? कंपनी इंडेमनीफाई करती थी डिविडेंड के नॉन पेमेंट की सूरत में? नहीं करते थे। इंडेमनिफिकेशन का वही मतलब है कंपनी लॉ में, किसी का नुकसान, किसी का खर्चा अदा करना। तो पार्टनर को हमने सरगोदा भेजा, जाओ उधर के ताजिरों से मिलो, उधर देखो और उनके साथ एग्रीमेंट करो कि वो हमारी चीजें भी बेचे, कोई इस तरह का सेटलमेंट हो जाए। पार्टनर गया और वहां पे जो है 50,000 दे के भेजा था, 60,000 खर्चा करके आ गया। अब 10,000 फर्म ने इंडेमनीफाई करना है कि नहीं? उस पार्टनर का राइट है, लेकिन याद रखें शर्त यह है कि वो खर्चा फॉर बिजनेस किया गया हो, जाती नहीं खर्चे किया। वो सोच रहे हैं मैं तो उधर जाकर खूब याशिया करूंगा, फिर कंपनी मुझे इंडेमनीफाई करेगी। नहीं, आगे चल के हम एक और ड्यूटी भी बढ़ेंगे। ड्यूटी में क्या लिखा हुआ है कि जो भी खर्चे होंगे ना, आपने उसका सारा हिसाब किताब रखना है, और अगर कोई पूछे तो आपने माइंड नहीं करना कि मेरे पे शक कर रहे हो, बल्कि हिसाब किताब उसके सामने रखना है। ये लो भाई, यहाँ पे कह रहे हैं इंडेमनीफाई कर, उसका राइट है, आगे चल के ड्यूटी भी कर। बल्कि यही पे मैं आपको बताता हूँ कहां पे ड्यूटी। हाँ, ड्यूटी टू प्रोवाइड ट्रू अकाउंट्स, ये पार्टनर की ड्यूटी भी है कि जब उससे पूछा जाए ना, वो कहे मैं 10,000 ऊपर लगा, उससे पूछा जाए हिसाब किताब दो, तो वो सारे ट्रू अकाउंट, सारा हिसाब किताब सामने। क्लियर? राइट टू रिटायर, पार्टनर का राइट है, रिटायर हो सकता है। अच्छा, कैसे रिटायर हो सकता है? नोटिस देके, गलत पब्लिक नोटिस देके। अगर है पार्टनरशिप एट विल, और अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, पर्पस होने से पहले अगर सारे इजाजत दें विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, फिर रिटायर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। वरना टाइम पूरा होगा, पर्पस पूरा होगा, फिर रिटायर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ठीक है, वरना तो एग्रीमेंट की वायलेशन हो जाएगी ना। हमने एग्रीमेंट किया कि जी 3 साल तक करेंगे, साल बाद वो कहें नहीं भाई हमने पार्टनरशिप नहीं चलाना है। अगर सबकी रजामंदी होगी फिर हम कह सकते हैं ठीक है आप जाएं, वरना हम कहेंगे नहीं भाई चले। अगर फिर भी कहते हैं ये नहीं मैंने नहीं चलना, तो फिर एग्रीमेंट की वायलेशन का केस होगा इनके खिलाफ और इन्हें हर्जाना अदा करना पड़ेगा हमें। तो राइट टू रिटायर, रिटायरमेंट का रूल डिपेंड करता है केस कौन सा है। पार्टनरशिप एट विल है तो पब्लिक नोटिस दे दें, लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो जब या तो वो पूरा पीरियड या टेन्योर होगा तब, या उससे पहले होना है तो सारे पार्टनर्स के कंसेंट के साथ। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, ये तो आपको कई दफा बताया मैंने। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर क्या है? आउटगोइंग पार्टनर का क्या राइट होता है ये नहीं बताना, क्योंकि ये तो उस वक्त होता है ना जब वो पार्टनर हो। आउटगोइंग का मतलब क्या होता है? रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई, डेथ भी आउटगोइंग में, उसका राइट क्या होता है? उसको पैसे पूसे कैपिटल देना कि नहीं देना, पैसे वापस करने हैं ना। तो अगर फर्म पैसे वापस नहीं कर पा रही तो क्या राइट होंगे? या तो प्रॉफिट देंगे या इंटरेस्ट है। कितने परसेंट? 6%। दोनों में, दोनों चीजें क्या कोई एक? अच्छा, ये फैसला कौन करेगा कि प्रॉफिट में शेयर देना है आउटगोइंग वाले को कि इंटरेस्ट देना है? फर्म करेगी कि वो आउटगोइंग पार्टनर या उसके रिप्रेजेंटेटिव? फर्म नहीं फैसला करेगी, बल्कि वो रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। ये लॉ ने जो वर्डिंग लिखी है ना, इसमें क्लियरली ये मेंशन नहीं किया हुआ था उसने। एक कोर्ट का फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला, उन्होंने डिसीजन दिया, उन्होंने कहा नहीं ये पार्टनर की मर्जी होगी, जो मर्जी ऑप्शन सेलेक्ट करें। आउटगोइंग पार्टनर का राइट पता चल गया ना, 2 में से एक सिलेक्ट करना। राइट ऑफ पार्टनर आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? पार्टनर्स की तादाद कम ज्यादा होना। अच्छा, आपसे काउंटिंग कर लें थोड़ी सी।
आपको शायद आपने ये एडजस्टमेंट अकाउंटिंग में की हो। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए शेयर कर रहा है 40% प्रॉफिट, बी 60%। रिकंस्टिट्यूशन हुई पार्टनरशिप की, यानी नया पार्टनर आया। रिकंस्टिट्यूशन नया आया, पुराना गया, दोनों के लिए रिकंस्टिट्यूशन टर्म यूज होती है। सी को दिया 50% प्रॉफिट। लॉ ये कहता है रिकंस्टिट्यूशन के बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी आपस की रेशो सेम रहेगी। राइट ऑफ पार्टनर आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म में क्या कह रहा है, जब पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट होगी, सी भी आ गया, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर ए और बी की आपस की रेशो सेम रहेगी। फिल इन द ब्लैंक्स, ए और बी की रेशो क्या होगी? एक बता दूं, 40 और 60 तो हरगिज नहीं होगी। हाँ 25 और 20 और 30, शाबाश। ये कैसे कैलकुलेट की 20 और 30? बाकी जितना रेशो रैक, सी तो 50 ले गया ना, बाकी कितना रैक 50, वो इनकी आपसी रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनकी आपसी रेशो 40-60 थी, तो 50 का 40% जाएगा ए को और 50 का 60% जाएगा बी को। कैलकुलेशन समझ आए? आपने पता नहीं पार्टनरशिप वाला पढ़ा है कहीं, पढ़ा अकाउंटिंग में टॉपिक, उसमें इस तरह की एडजस्टमेंट होती थी कि वो नए आने वाले पार्टनर की रेशो बता देता था और पुराने पार्टनर्स की न्यू रेशो नहीं बताता था। उसका ये रूल था कि उनकी रिकंस्टिट्यूशन के वक्त एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की आपसी रेशो सेम रहेगी। क्लियर? ये नहीं कहा कि ओल्ड रेशो सेम होगी, ओल्ड रेशो तो सेम हो ही नहीं सकती ना। आपस की रेशो, आपस में पहले भी वो 40-60, अब भी देखिए 40-60 है। राइट्स क्लियर? अब आते हैं ड्यूटीज की तरफ। ड्यूटी टू बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसमें कोई प्रॉब्लम तो पड़ा हुआ है। क्या कहना चाह रहा है? अगर बैंक ने लोन दिया है, एबीसी फर्म है 3 पार्टनर्स की, बैंक किससे रिकवर करवा सकता है? ए से करवा सकता है, बी से करवा सकता है, सी से, ए बी सी तीनों से, ए और बी दोनों से, बी और सी दोनों से, ए और सी दोनों से। बिल्कुल। अगर सिर्फ ए के खिलाफ केस करता है, कितने पैसे निकलवा सकता है? सारे। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यही है। कंपनी के केस में सिर्फ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर के थे या गारंटी की तक थी, लेकिन पार्टनरशिप के केस में सारे के सारे पैसे जितने भी पेंडिंग निकलवा सकते। ड्यूटी टू एक्ट विद इन अथॉरिटी, ये कंसेप्ट वैसा ही है जैसा एजेंट वाला था, लेकिन हमें वहां पे समझ ही नहीं आया था, है ना? या समझ आया भी होगा तो भूल गए होंगे। अथॉरिटी एक होती है इंप्लाइड, एक होती है एक्चुअल। इंप्लाइड अथॉरिटी क्या होती है? जो एज्यूम, जो नॉर्मली किसी बंदे के पास होती है। आप किसी दुकान पे जाते हो, वहां पे मालिक नहीं बैठा, उसने सेल्समैन बिठाया हुआ है। आप एज्यूम करते हो कि सेल्समैन के पास अथॉरिटी है, वो आप किताब लेने के लिए गए, वो आपको किताब बेच सकता है, आप उसको पैसे दे सकते हो, और अगर आप उससे डिस्काउंट लेना चाहते हो तो उसके पास 30 या डिस्काउंट भी ले सकता है। एज्यूम करते हैं ना ये। इसके लिए आप उसे ये तो नहीं कहते मुझे बताओ कि दुकान के मालिक ने तुम्हें 30 दी है कि तुम किताब बेच सकते हो, ये तो नहीं कहते। एग्रीमेंट तो नहीं उनका लेने की कोशिश, एज्यूम करते हैं ना। ये इंप्लाइड अथॉरिटी होती है। किसी भी पोजीशन के पे जो बंदा होता है, जो एज्यूम किया जाता है कि नॉर्मली इस पोजीशन के बंदे के पास ये अथॉरिटी होती है, उसे क्या कहा जाता है? इंप्लाइड अथॉरिटी। लेकिन बाद वक्त ऐसा होता है प्रिंसिपल ने इंप्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया होता है, एक्चुअल अथॉरिटी उससे कम होती है। हो सकता है वो दुकान के मालिक ने कहा भाई ये किताब जो है ना 1000 की है, 800 से कम पे ना बेचना। बताइए क्या थर्ड पार्टी, लाजमी है कि थर्ड पार्टी को इस एक्चुअल अथॉरिटी का, इस रिस्ट्रिक्शन का पता होगा? वो क्या ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये किसी भी प्राइस पे दे सकते हैं? आप कॉलेज में आए, एडमिशन ऑफिसर है, प्रिंसिपल साहब, आप प्रिंसिपल साहब के साथ जाके तो टर्म एग्री नहीं करते? नहीं, उनके साथ नहीं करते। अच्छा, ये ऐसा नहीं करते। अच्छा ठीक है, एडमिशन, और आप एज्यूम करते हैं कि इनके पास पावर है हमें एडमिशन इनरोल करने की भी, और अगर हम कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं डिस्काउंट देने के भी। फर्स्ट कीजिए, उन्होंने, प्रिंसिपल साहब ने उनको कहा हुआ था कि स्टूडेंट फीस का पूछने आए, आपने 22,000 बतानी है, 20 से कम पे किसी को बुक नहीं करना, एडमिशन नहीं देना। आपको तो नहीं इस अरेंजमेंट का पता, आप आए, आपने कहा एडमिशन, उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा मैं 15,000 दूंगा, उन्होंने कहा ठीक है 15,000 दीजिए। ये इंप्लाइड अथॉरिटी में तो है, एजेंट की एक्चुअल अथॉरिटी में नहीं। हाँ, एक्चुअल अथॉरिटी से एक्सीड कर रही है। उन्हें चाहिए था एजेंट को या पार्टनर को, अगर वो पार्टनर,
कि अपनी एक्चुअल अथॉरिटी जो कही हुई है दूसरे पार्टनर ने या प्रिंसिपल ने उसके मुताबिक काम करे, नहीं किया। अब बताइए आपका इसमें कसूर है क्या? कॉलेज आपका एडमिशन कैंसिल कर सकता है बाद में कि आपने पूरी फीस नहीं दी, 15,000 दिया? नहीं, क्योंकि आपने एग्री किया। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी एजेंट या पार्टनर की इंप्लॉयड अथॉरिटी में चीज है तो वो चाहे एक्चुअल से एक्सीड क्यों ना कर रही हो, वो वैलिड होगी, थर्ड पार्टी के लिए वैलिड होगी। लेकिन अब प्रिंसिपल साहब का जो 5,000 का नुकसान हुआ, एजेंट इज लायबल, ये था कि एजेंट अगर अपनी एक्चुअल अथॉरिटी से एक्सीड करे तो वो अपने एक्ट के लिए लायबल होगा, ठीक है। और एम्प्लॉयड अथॉरिटी में काम कर रहा है तो थर्ड पार्टीज, हाँ उसको पता ही नहीं, हाँ अगर उसको नॉलेज हो थर्ड पार्टी को फिर हाँ एडमिशन कैंसिल हो सकता है आपका। यहां पे भी वही, ये क्लियर हो गई, ये एग्जैक्टली वही है जो एजेंट वाली थी, मैंने बहाने से रिवीजन कर दी उसको। ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये भी वही, क्या वही, हाँ टमाटर वाली है, 3 कंडीशन थी, हाँ 3 कंडीशन। अब भाई बताएं, 50 रुपए नाम। ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, एजेंट वाले केस में 3 कंडीशन थी, क्या? हाँ प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में डिसीजन करे, एक उसके पास सारी अथॉरिटी है, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसे तो नहीं था। ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी में तो वो अथॉरिटी बल्कि होती नहीं थी, उसे कहा कुछ और, उसे कहा था उधर मुल्तान जाके बेचनी चीजें। जी आप बताइए। वो ये बता दिया उन्होंने, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल काम करेगा। और नहीं, रियल इमरजेंसी होनी चाहिए और प्रिंसिपल से कांटेक्ट करे, ये 3। जिससे पूछा था वही बताएगा तो नाम मिलेगा सबको थोड़ी, एक इन्होंने बता, दूसरी इन्होंने, तीसरी इन्होंने, अब उसके कितने में, हाँ 50 के 3 हिस्से होने भी नहीं है। ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, क्या कह रहा है कि पार्टनर अपने जाती मुफाद में नहीं, सबके मुफाद में काम, फर्म के अजीम तर मुफाद में, वसी तर मुफाद में काम करे, अपने जाती मुफाद में नहीं। ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल, मतलब फेयर ईमानदार, ये रूटीन का पॉइंट है। ड्यूटी टू प्रोवाइड, ये समझा दिया आपको। ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन है, ये भी पढ़ा था, एजेंट वाले में पढ़ लेंगे, एजेंट वाले को छोड़े, वो छोटा कंसेप्ट था। डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, डायरेक्टर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड, तो अगर पार्टनर भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है तो उसे वो फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए कि नहीं? तो जरा बताइए वो डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट की रिस्ट्रिक्शंस क्या थी? 50 रुपए का इनाम। रिस्ट्रिक्शन बता, रिस्ट्रिक्शन थी ना, अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो क्या पाबंदियां उस पर लगती थी? वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, नहीं है ना, वो बता दिया उसने, बता दिया उसने। वो रिस्ट्रिक्शन क्या, पाबंदियां क्या थी? ये हाल है, खुदा का खौफ करेगा। ये भाई आप बताएं। डिस्क्लोज कर दिया, आगे जनरल मीटिंग कहां से आ गई, खुदा का होगा, जनरल मीटिंग तो है ही नहीं, मतलब बोर्ड मीटिंग में डिस्क्लोज करना होता है यार, ऐसे ना करे, ऐसे ना करे, वो आके बैठ नहीं सकता, गलत, वो कंपनी में, हाँ वो वोट कास्ट नहीं कर सकता, वो स्पीक बोल नहीं सकता, वहां पे कोरम के लिए काउंट नहीं होगा। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो जब तक वो मैटर डिस्कस हो रहा है, जब तक वो मैटर, वो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होगा, खुदा का होगा। कोई चाहता है कि 50 रुपए बताया है, वो बैठ नहीं सकता। इसकी 2 एक्सेप्शन थी, एक्सेप्शन बता दे, 50 रुपए ले ले। एक्सेप्शन 2 अल्फाज बता दे सिर्फ, ये हाल। प्राइवेट कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कुछ नहीं याद कर रहे आप, तो ये वही कंसेप्ट है कि अगर पार्टनर भी इंटरेस्टेड है डिस्क्लोज करेगा। और ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड, कोई पार्टनर बैंक से लोन लेके निकल गया दुबई, बैंक तो बाकी पार्टनर्स को पकड़ सकता है, जॉइंट लायबिलिटी होती है, बाकी पार्टनर्स, उसकी ड्यूटी है इंडेमनीफाई करे। अच्छा, एक होता है फ्रॉड, एक होता है निग्लेक्ट, विलफुल निग्लेक्ट, विलफुल, दोनों में फर्क है जरा। मैंने भाई से कहा ये 10,000 पकड़ बिजली का बिल जमा कराओ, आज आखिरी तारीख है। ये गए खाना पीना खा के आके कह गए कि सर वो पे कर दिया है, अगले महीने बिल लग के आ गया, डबल बिल, ये फ्रॉड है, झूठ बोला। दूसरी एग्जांपल, मैंने कहा बिल पे करके आओ, ये गए, उधर 2-3 बंदे खड़े थे, उन्होंने कहा बड़ी लाइन है, गर्मी बहुत है, अगली दफा करवाएंगे, घर चले गए। ये अगले दिन आके पैसे भी दिए, कहा सर उधर बड़ी लाइन थी, मैं नहीं उधर गर्मी में खड़ा हो सकता था। ये निगलेक्ट है, इसकी वजह से अगले महीने हमें 1000 रुपया एक्स्ट्रा जुर्माना अदा करना पड़ा।
लॉ ये कहता है ये फ्रॉड करें तो 10,000 रुपए अदा करने के बाद, ये यहां पे बात कर रहा है। लेकिन अगर विलफुल निगलेक्ट हो तो 1,000 रुपया जो जुर्माना एक्स्ट्रा इनकी नेग्लिजेंस की, निगलेक्ट की वजह से, वो भी ये पे करेंगे। लेकिन नोट कीजिए, फ्रॉड उसने एब्सोल्यूट ड्यूटीज में लिखा हुआ है, विलफुल निगलेक्ट उसने क्वालिफाइड में लिखा। क्यों भला? क्योंकि ये ज्यादा सवेर है, इसकी माफी नहीं मिलनी चाहिए इनको। इसकी अगर पार्टनर चाहे माफ कर सकते हैं। अच्छा यार, फर्म के खाते से जुर्माना, बाकी गर्मी बहुत है भाई, ये क्लियर हो गया। अब क्या रह गया? क्वालिफाइड ड्यूटी। अच्छा, ड्यूटी नॉट टू मेक पर्सनल और सीक्रेट प्रॉफिट एट एक्सपेंस ऑफ फर्म। ये ध्यान से सुनना। अगर एग्रीमेंट में लिखा है पार्टनर इसके अलावा और कोई बिजनेस नहीं कर सकता, तो कोई बिजनेस नहीं कर सकता। ओके? अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है पार्टनर इसके अलावा, इस बिजनेस के अलावा भी कोई भी बिजनेस कर सकता है, तो पार्टनर कोई भी बिजनेस कर सकता है। अगर जो लिखा है, यानी पार्टनरशिप अलाउ करती है जो मर्जी बिजनेस कर दे, पार्टनरशिप प्रोहिबिट करती है कोई भी बिजनेस और नहीं करना पार्टनर के अलावा। लेकिन अगर पार्टनरशिप साइलेंट है, फर्ज कीजिए मेरा एक कॉलेज है और मैं उसमें पार्टनर हूं, क्या मैं साथ वाले कॉलेज में भी पढ़ा सकता हूं? अगर एग्रीमेंट है, देखिए अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ना, तो जो लिखा होगा वो अप्लाई होगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो क्या होगा? सुनिए, लॉ कहता है डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। अगर नेचर ऑफ बिजनेस, एक मिनट है, नेचर ऑफ बिजनेस है सिमिलर, सिमिलर का मतलब क्या? इधर टीचिंग उधर भी टीचिंग, तो नहीं कर सकते। अगर डिसिमिलर है फिर कर सकते हैं। यानी मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, फर्ज कीजिए एज पार्टनर, और मैं फी सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी है, वो भी बिजनेस करता हूं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, क्या दोनों काम कर सकता हूं और साथ के दूसरा अकाउंटेंसी कॉलेज खोल सकता हूं? ये क्या हो जाएगा? सिमिलर या कंपीटिंग बिजनेस। और मुझे याद आ गया, ये तो कंसेप्ट हमने कमती लॉ में भी पढ़ा था। हा? जी, हिंट देता हूं, वो कौन सी रिस्ट्रिक्शन है जो चीफ एग्जीक्यूटिव पे तो है, डायरेक्टर पे नहीं है? चीफ एग्जीक्यूटिव दूसरी किसी जगह पे काम नहीं कर सकता अगर वो एम्प्लॉय है, वरना कर सकता है। वो कौन सी रिस्ट्रिक्शन थी? चीफ एग्जीक्यूटिव थे, बाकी नॉर्मल रूल तो ये ना, जो डायरेक्टर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए भी, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव पे एक एक्स्ट्रा पाबंदी लगाई है जो डायरेक्टर्स पे नहीं थी। एक मिनट आ रहे जी, बताए। किसी दूसरी कंपनी का सीईओ नहीं बन सकता क्या? पूरी परमिशन बताए ना। वो कंपीटिंग या सिमिलर बिजनेस में चीफ एग्जीक्यूटिव ने इंगेज ही नहीं हो सकता। दे दो यार, इसमें याद करके। अच्छा, इसमें बताइए कि ये मेरे भाई, ये किस टाइप ऑफ कंपनी के लिए ये पाबंदी थी चीफ एग्जीक्यूटिव की, और इसमें रिश्तेदार कौन कौन से कवर होते थे? स्पाउस और भाई, आइंदा अगर किसी ने और ने बताया ना तो प्राइस कैंसिल है। स्पाउस और किस टाइप ऑफ कंपनी का कोई नहीं बताएगा? लिस्टेड है, शाबाश। किस टाइप ऑफ कंपनी के लिए थे? अनलिस्टेड। लिस्टेड तो ये होता है तुक्के, लिस्टेड नहीं है तो अनलिस्टेड तो जरूरी होगी ना। पब्लिक कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी। आगे चलते हैं। ड्यूटी टू यूज फर्म्स। अच्छा, ये समझ आ गया ना, नॉट टू मेक पर्सनल और सीक्रेट प्रॉफिट का ये मतलब है कि छुप छुप के कोई दूसरा बिजनेस भी कर लिया, तो वो डिपेंड करता है पार्टनरशिप में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा, और नहीं लिखा तो बिजनेस सिमिलर है कि डिसिमिलर है। और ये वही कंसेप्ट जो चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर तकरीबन वही है। ड्यूटी टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म। क्या मतलब? फर्म की चीज है, फर्म के लिए इस्तेमाल हो। हम जब ट्रेनिंग के लिए जाते थे ना, तो हमें फर्म वाले लैपटॉप देते थे फर्म का काम करने के लिए, हम घर आके उस पर मूवीज देख रहे होते थे। फर्म की प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव फर्म के लिए नहीं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी यूज कर लेते थे, जो पार्टनर को नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे पार्टनर्स को पता था ये, और वो साइलेंट थे, उन्होंने कभी मना नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इम्प्लाइड। शाबाश, इम्प्लाइड कंसेप्ट नहीं, हम फिर कर ले, हम कहते हैं ठीक। तो ये क्या कह रहे हैं? अगर फर्म की गाड़ी है
तो फर्म के पर विजिट के लिए इस्तेमाल होगी, पर्सनल विजिट के लिए नहीं होगी। एक्सक्लूसिव का मतलब यह है। ड्यूटी नॉट टू असाइन और ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, क्या मतलब? इंटरेस्ट ट्रांसफर करने का, साइन करने का मतलब तो पता है ना आपको क्या होता है? और सब पार्टनर वाला कंसेप्ट भूल गए? सब पार्टनर भूल गए कि एक पार्टनर अपना शेयर किसी को सेल करता है, क्या उसे सेल करना चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए विदाउट कंसेंट। कंसेंट सबकी है, नहीं कर सकता है। और वो जो जिसको सेल करते हैं वो पार्टनर बन जाता है ना? नहीं पार्टनर। ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू लॉस, ये बता दिया कि हर पार्टनर की जिम्मेदारी है, प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो लॉस भी शेयर करे। लेकिन लॉस में अगर क्वालिफाइड ड्यूटीज में लिखा है, इसका मतलब है किसी एक आधे पार्टनर को अगर लॉस से छुटकारा देना हो दिया जा सकता है। ड्यूटी हो गया। अच्छा, ड्यूटी टू परफॉर्म डिलीजेंटली हिज ड्यूटीज। डिलीजेंटली का मतलब क्या है? रीजनेबल केयर के साथ, केयरफुली अपना काम करे, नेग्लिजेंस के साथ ना करे। ये एजेंट की भी ड्यूटीज थी ना कि डिलीजेंटली काम करे, कि नहीं थी? थी। और अगर वो नेग्लिजेंट के साथ काम करता है तो वो कंपनसेट करता था प्रिंसिपल को। पढ़ा है कि अभी लेक्चर पेंडिंग है? पढ़ा है। अच्छा, आखिरी, ड्यूटी टू वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन। हर पार्टनर को चाहिए काम कर रहा है तो सैलरी ना ले क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन क्वालिफाइड ड्यूटीज में लिखा है, मतलब अगर पार्टनर चाहे तो सैलरी दे। ठीक, ये थे हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज। अच्छा, इसके राइज बुक में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 के एंड पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं, और आईकैप की बुक का जो सेक्शन है 2.1, 2.2, 2.3, इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सेक्शन में, आईकैप के जो बुक यूज कर रहे हैं वो स्टूडेंट, इनके क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है जी, बेहतर यह है सारे क्वेश्चन रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करें, वरना कम से कम जो आईकैप के पास पेपर के क्वेश्चन हैं वो तो जरूर रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करें ना। जो स्टडी टेक्स्ट वाले हैं जो पास पेपर में से नहीं है वो चाहे आप असूली तौर पे वो भी रिटन फॉर्म में करने चाहिए। आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।